प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। जर्नल एंट्री विच इज द बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग, समझते हो ना तुम। इसके बिना आप अकाउंटेंसी में अपना फ्यूचर इमेजिन नहीं कर सकते। वो बच्चा बहुत लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाएगा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर अगर उसको जर्नल एंट्री बनानी नहीं आती। दो एस्पेक्ट होते हैं, याद करके पेपर में लिखाया, नंबर आ गए। अगर आपको एंट्री बनानी नहीं आती, क्रिएट करनी नहीं आती, कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट, तो भैया आप अकाउंटेंसी में तो आगे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। आज इन 40 थंबनेल आपने देख लिया होगा, 40 एंट्रियों के जरिए मैं पूरा जर्नल आपके सामने से ऐसा गुजार दूंगा और मैं गारंटी देता हूं हर एक वो बच्चा जो मेरे कहे अनुसार इस लेक्चर को देखेगा, सिर्फ देखना नहीं है, जो जो मैं कहूंगा वो तुम करोगे, तो जर्नल में तुमको तो कोई नहीं हरा पाएगा, ये मेरा वादा है तुमको। बस जैसे मैं कहूं, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। हो सकता है स्टार्टिंग में 10 एंट्रियों में ऐसी कुछ अजीबी गरीब एंट्री, अजीबी नहीं अजीबो गरीब एंट्री तुम्हारे सामने आ जाए कि तुमको लगे यार ये तो मैंने ना टीएस गरेवाल में देखी है, ना डीके गोयल में देखी है, स्कूल की मैडम ने भी नहीं कराई, सर ने भी नहीं कराई, यहां पर कैसे आ गई। तो ये एक पाथ है। देखो मैंने यहां लिखा है, थोड़ी टफ और अनदेखी एंट्रीज है, मेरे हाथ से बनाया हुआ एक एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छे से मैंने सोच समझ के इस पूरी पीपीटी को तैयार किया है। एक भी एंट्री आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, उस जैसी देखने को मिल जाएगी। ये मैंने खुद क्रिएट किया है, ये पूरा का पूरा पाथ जो मैंने एक ही क्वेश्चन बनाया है 40 एंट्री का। ठीक है, अब देखो दो बच्चे हैं, मेरी कहानी शुरू होती है। अब मैं आपको जर्नल पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, कमर सीधी कर लो। दो प्रकार के बच्चे हैं हमारे पास। एक जिसको जर्नल लगभग 40-50% के आसपास आता है, वो इसलिए आया कि वो टॉप एंट्रीज देख पाए। ठीक है, इसकी बात हम बाद में करते हैं। फिर आता है ये बच्चा, सर मुझे तो जर्नल ही नहीं आता। तो बेटा 25 जुलाई को मैंने एक वीडियो डाली थी मेजर अपडेट करके, जहां पर मैंने कहा था कि हम पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना चुके हैं और अपनी एनर्जी अब हम नई चीजों को क्रिएट करने में खर्च करेंगे। और आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, जिसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो वही वाली प्लेलिस्ट यहां पर भी कमेंट में पिन हो रखी है, तो जिसने भी अभी तक वो प्लेलिस्ट सेव नहीं करके रख रखी, पहले तो प्लेलिस्ट सेव कर लो। अब बात करते हैं जर्नल की। वहां पे हर एक चैप्टर का डिटेल, ऐसी बातें आपको किसी पेड बैच और किसी उसकी नीड भी नहीं पड़ेगी, अच्छे बच्चों को नहीं पड़ेगी। जिसको मेंटरशिप की नीड पड़ती है उसको पड़ेगी। बस जो खुद से कुछ चीजें बना सकता है, सेल्फ डिसिप्लिन बच्चा है, उसको बस वो प्लेलिस्ट दे दो, वो 100/100 ले आएगा। ये मैं इतना बड़ा वादा करता हूं। तो उस पर आ रहा है सोने पे सुहागा, अब ये वाले लेक्चर्स जहां पर मैं अनदेखे और डिफिकल्ट लेवल की एंट्रीज कराऊंगा, हर एक चैप्टर की, सिर्फ इस चैप्टर की नहीं, हर एक चैप्टर की। तो अगर आप 0 लेवल पर हो या 10% लेवल पे हो, 20% लेवल पे हो, तो आई रिक्वेस्ट, आई बेग कि आप ये वाला लेक्चर जरूर देखो। मोहब्बत हो जाएगी जर्नल एंट्री से। फिर ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बेसिक एंट्रीज हैं और इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं। अनदेखी, डिफिकल्ट, भयभीत कर देने वाली एंट्रीज नहीं है, पजल कर देने वाली एंट्रीज नहीं है, या एंट्री बनाने वाली एंट्रीज नहीं है। तो यहां से आप बहुत कुछ सीखोगे, आप 70-80% तक पहुंच जाओगे, लेकिन 100% तक पहुंचने के लिए फिर ये वाला लेक्चर देखो। तो प्रॉमिस करो कि आप ये देखकर फिर आओगे, ठीक है ना। जिन जिन बच्चों का लेवल 0, 10, 20% है, पहले ये देखेंगे। तो अभी लिखो, हाँ सर, पहले वो देखकर हम फिर यहां पर आएंगे। लिखो, प्रॉमिस करो। सीखना चाहते हो तो, सिर्फ ऐसे ही आए हो, व्यूज बढ़ाने आए हो तो भी शुक्रिया तुम्हारा, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। चलो, अब ये वाला लेक्चर देखने के बाद हम शुरू करते हैं अपनी टॉप नॉच एंट्रीज। बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। हमारा बैच 2.0 लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम लोग रोज आके आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट। इसमें 9 से लेकर 12 तक सारे बैचेस आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे। साइंस के साथ साथ कॉमर्स, एनडीए और सीयूईटी के भी बैचेस अवेलेबल हैं। तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए और फर्स्ट पिन कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करो और बनो साइंस एंड फन के पेड बैच का हिस्सा। याद रहे, जो डिस्काउंट है सारे पेड बैचेस में, वो लिमिटेड टाइम के लिए ही वैलिड है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पहले ब्रशअप भी कर लेते हैं, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। जिन बच्चों को 60-70% आता है, एक बार उनको ब्रशअप करा देते हैं। ब्रश नहीं करा देते, ब्रशअप करा देते हैं। डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि भैया एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन, मजा आने की पूरी गारंटी है, सारी एंट्री देखना बस। हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स, 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, ये बात हम जानते हैं। एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट।
एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब डेबिट की फुल फॉर्म ये होता है ना, डेबिट, है ना। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आता है, ये वैसे मैंने शॉर्ट डाला था यहां पर, कि क्रेडिट में आर होता है, उसकी शॉर्ट फॉर्म सीआर तो हो गई, डेबिट में तो आर ही नहीं होता, उसकी शॉर्ट फॉर्म डीआर कैसे हो गई? तो मैंने बताया था डेबिट जो वर्ड है वो डेबेयर से आया है। पहले इसको डेबेयर बोला जाता था, DEBERE, ठीक है ना। पहले इसको डेबेयर बोला जाता था, तब उसकी शॉर्ट फॉर्म डीआर थी। अब डेबेयर शायद एक ग्रीक या इटालियन वर्ड था, तो उसको कन्वर्ट करके डेबिट किया गया इंग्लिश के अंदर। अब डेबिट किया गया, लेकिन उसकी शॉर्ट फॉर्म आज भी डीआर ही लिखी जा रही है, तो ये एक एक्स्ट्रा बात थी, ठीक है ना। चलो, तो एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। तो व्हाट आर द पेरीमीटर्स, व्हाट आर द रूल्स जो डेबिट और क्रेडिट क्रिएट करेगा? तो वो होते हैं बेटा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये हमने एक चैप्टर पढ़ा था, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये आपको आता होगा, क्योंकि मैंने इसका तो पूरा पूरा सुपर वन शॉट दोबारा डाला है और पहले भी डाल रखा था। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हम बात करेंगे सिर्फ मॉडर्न अप्रोच के बारे में। इससे सीखना और सिखाना दोनों आसान होता है। मॉडर्न अप्रोच कहती है कि जितने भी हमारे एसेट्स होंगे, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी हमारे लॉसेज होंगे, अगर वो बिजनेस में बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उनको हम डेबिट करेंगे। अगर वो घट जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो उनको हम क्रेडिट करेंगे। तो उनको हम क्रेडिट करेंगे, सही है जी। फिर दूसरा आता है, जितनी भी हमारी कैपिटल है, जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज हैं, जितना भी हमारा रेवेन्यू या गेन या प्रॉफिट का पार्ट है, ये अगर हमारे बिजनेस में बढ़ता है तो ये क्रेडिट होगा, ये अगर हमारे बिजनेस में घटता है तो ये डेबिट होगा। इन दो रूल्स को याद करो। एक्चुअली ये 5 रूल्स हैं, मैंने 2 में कन्वर्ट कर दिया। असेट और एक्सपेंस दोनों सेम होते हैं, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू ये तीनों सेम होते हैं। तो 5 को कन्वर्ट करके शॉर्ट फॉर्म में जल्दी याद कराने के लिए बच्चों को हमने 2 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। जो जर्नल चैप्टर अगर आपने मेरा देखा हो, किसी बच्चे ने देखा हो ये वाला चैप्टर, तो मैंने यहां पर सपोर्टिंग टायर्स की बात की थी। सपोर्टिंग टायर यानी वो टायर जो बचपन में हम साइकिल चलाते थे तो साथ में लगते थे, बैलेंसिंग टायर जिसको बोलते थे, ठीक है ना। अब बैलेंसिंग टायर या सपोर्टिंग टायर हम तब तक ही इस्तेमाल करते थे जब तक हमारा बैलेंस बन ना जाए, कि हम ना इधर या इधर ना गिर जाओ, ठीक है ना। तो ऐसे ही उसी तरीके से मैंने यहां पर जर्नल एंट्री क्रिएट करना सिखाया था तुमको, और यूजिंग मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। तो यहां पर भी हम कुछ क्वेश्चन में देखने वाले हैं कि कैसे आपको थॉट प्रोसेस डेवलप करना है। गॉट इट? चलो, अब हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, अभी एक एंट्री से शुरू करते हैं, बाकी अभी हमारे पास बहुत सारी एंट्री यहां पर आने वाली है। चलो, तो यहां पर एक एंट्री से शुरू करते हैं। लेट्स से हमने परचेज कर लिया, परचेज प्लांट, प्लांट समझते हो ना, बड़ी बड़ी मशीनरी को प्लांट कहते हैं। परचेज प्लांट ऑफ ₹1,00,000 इन कैश। तो आपको जब भी एंट्री पढ़नी है तो पहले तो एक राहत की सांस लेनी है और ये देखना है कि एक ट्रांजैक्शन जो घटित हुई है, परचेज प्लांट फॉर ₹1,00,000 इन कैश, तो मेरे बिजनेस पर सामने वाले की बात नहीं करूंगा, पड़ोसी की बात नहीं करूंगा, मालिक की बात नहीं करूंगा, हम अपने बिजनेस की बात करते हैं। चाय फाय कैफे, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो, स्टार्टिंग से लेक्चर देखते आ रहे हो तो, या कोई भी धंधा उठा लो, साइंस एंड फन उठा लो, तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री सोचते हैं। तो हमारा कैश बढ़ेगा या कम होगा? एक एस्पेक्ट तो चेंज हो रहा है, वो है कैश। गले से कैश तो जाएगा और वो शायद कम हो जाएगा क्योंकि हम खरीद रहे हैं। दूसरा, हमारे पास एक नया एसेट आ जाएगा। कोई भी ट्रांजैक्शन होगी ना, वो इन 5 में से 2 एस्पेक्ट को चेंज करेगी। पहला, एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू। इसके अलावा कुछ है ही नहीं, धरती पर कुछ नहीं है। तो एक कैश हमारा कम हो जाएगा, एक प्लांट हमारा बढ़ जाएगा। दोनों ही मेरे क्या हैं? एसेट्स हैं। एसेट कम होता है तो क्रेडिट, बढ़ता है तो डेबिट। अब कहानी क्या है? हमने 2 एस्पेक्ट सोचने हैं। ये जब आपने सोच लिया ना, बाकी का काम ऑटोमेटिकली हो जाए। आपको बस ये सोचना है 2 एस्पेक्ट क्या है, कौन बढ़ रहा है, कौन घट रहा है। असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस में बाइफरकेट करना बच्चों को आता है। नहीं आता तो यानी आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी नहीं आता, तो वो आपको सीखना पड़ेगा। ये पूरी चेन है। अगर हमको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट उतने अच्छे से नहीं आता, पहले वो सीखना पड़ेगा। तो मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो इस लेवल पर है।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा एक एस्पेक्ट हो गया कैश, एक एस्पेक्ट हो गया प्लांट, एक हो रहा है डेबिट, एक हो रहा है क्रेडिट। तो ये थॉट प्रोसेस बनाकर हमें काम करना है। जो हमारी एंट्रीज होती हैं, जर्नल एंट्रीज, उसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। पहली एंट्री होती है बेटा हमारी सिंपल एंट्री। सिंपल एंट्री वो एंट्री होती है जिसमें एक ही चीज डेबिट होती है और एक ही चीज क्रेडिट होती है। एक ही चीज डेबिट होगी, एक ही चीज क्रेडिट होगी। फिर आती है हमारी कंपाउंड एंट्री। क्या होती है बेटा? कंपाउंड एंट्री। जिसको ये सब पता है वो स्किप करके सीधा एंट्रीज पे आ जाए। फिर आता है कंपाउंड, मल्टीपल चीजें डेबिट हो रही हैं या मल्टीपल चीजें क्रेडिट हो रही हैं या दोनों। 3-4 चीजें डेबिट, 3-4 चीजें क्रेडिट, 2 चीजें डेबिट, 1 चीज क्रेडिट, लेकिन डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट सेम रहेगा। अभी हम करेंगे ये वाली एंट्री। फिर आती है कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन। स्पेशल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती हैं जो रोजमर्रा के जीवन में नहीं हो रही, जो कभी कभी होगी, जैसे आग लगना, चोरी हो जाना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैश एम्बेजल्ड। अब ये नाम ही नहीं सुना होगा कई बच्चों ने, कैश एम्बेजल्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें एंट्री होती हैं। फिर एक आती है हमारी ओपनिंग या क्लोजिंग एंट्री। ये भी हम थोड़ा बहुत सीखेंगे आज की एंट्री में। वैसे ये वाली एंट्रीज फाइनल अकाउंट्स में सीखी जाती है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आज हमने इसका जिक्र करना है, ठीक है जी। तो सिंपल, कंपाउंड, स्पेशल एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रांजैक्शन। जब साल चेंज होता है, 1 अप्रैल आती है तब एंट्री क्या होती है, या 31 मार्च आती है तो कुछ एंट्रीज क्या होती है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी नीड नहीं है। इन तीनों को तो भर भर के पढ़ने वाले हैं। गॉट इट? ठीक है जी। चलो, तो अगर आप लोगों ने जर्नल देख लिया है, ये थोड़ा बहुत समझ लिया है, रूल्स ऑफ डेमोक्रेट आता है, तो ही आप जर्नल में हाथ डालना। अभी हमारा ना 2.0 बैच स्टार्ट हुआ, तो वहां पर बच्चों ने मुझे जिद की कि सर जर्नल से शुरू करो। मैं समझ नहीं पाया, इन बच्चों को यही नहीं पता कि जर्नल सीधा धावा नहीं बोला जा सकता। पहले आपको जब तक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे ग्रिप नहीं है, 2 एस्पेक्ट सोचने पर ग्रिप नहीं है, और 2 एस्पेक्ट सोचने का जो मॉडल था, जो पर्पस था, वो तो अकाउंटिंग इक्वेशन से हल्का हल्का स्टार्ट कर दिया था उन लोगों ने, ठीक है ना, कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट। तो वो थोड़ा बहुत अकाउंटिंग इक्वेशन से स्टार्ट कर देता है। तो इसी चैनल से ही आपको पढ़ना है। चैनल मतलब कॉमर्स एंड फन तो है ही है, चैनल का मतलब है इसी लाइन वाइज आपको ये चैप्टर पढ़ने होते हैं। जैसे पहला, अगर इसकी बात करूं जर्नल की, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, देन आपको क्या पढ़ना है, जर्नल, ठीक है जी। चलो, तो अब हम शुरू कर सकते हैं अपना जर्नल की वो वाली जर्नी जो हम जीना चाहते हैं। फिर यहां पर आता है इसका फॉर्मेट। कुछ बच्चों को फॉर्मेट के बारे में ज्ञान नहीं होगा, तो बता दूं डेट। अगर क्वेश्चन में डेट नहीं गिवन तो हम यहां पर लिख सकते हैं बच्चों सीरियल नंबर, ठीक है जी। फिर आता है यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ पे जर्नल एंट्री होती है। फिर आता है एलएफ, ये आता है लेजर फोलियो। क्या आता है? लेजर फोलियो। अब लेजर फोलियो क्या होता है ये तो लेजर चैप्टर पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो यकीन मानना, अगर लेजर का वन शॉट देखोगे तो उसमें भी बताया गया है, लेकिन अभी जैसे हम अगला एक बनाएंगे इंपॉर्टेंट लेजर, जो आज तक कभी देखे ही नहीं होंगे तुमने, जिस तरीके से लेजर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा तुमसे, तो वो जो हम आपको बताएंगे, तो वहां पर आपको मतलब बताऊंगा कि लेजर फोलियो और वहां बनता है जर्नल फोलियो, क्या मतलब है दोनों का। मेरी पूरी 12th की मैथ्स में इन एलएफ और जेएफ ने बड़ी मदद की है, बताऊंगा क्या है। फिर आता है डेबिट का अमाउंट, फिर आता है क्रेडिट का अमाउंट। डिस्क्लेमर, आज के इस वन शॉट के अंदर, काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, हम जर्नल एंट्री पे फोकस करेंगे, फॉर्मेट पे फोकस नहीं करेंगे। फॉर्मेट आपको बनाना आता है, नरेशन आपको लिखनी आती है, मैं कुछ एंट्रीज की नरेशन भी लिखूंगा, लेकिन फॉर्मेट से काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी कुछ पीपीटी बनाकर लेकर आया हूं जिसमें एक पेज पे 2 ट्रांजैक्शन होंगी भाई साहब, ठीक है ना। एक पेज पे 2 ट्रांजैक्शन होंगी और खतरनाक लेवल की ट्रांजैक्शन होंगी। अच्छा, ऐसा नहीं है, बेसिक भी रखी है मैंने, पेड रेंट भी रखा है। क्यों रखा है? कि बच्चे को ऐसा ना हो ना कि एवी हो गया, एवी हो गया, एवी हो गया, एकी हो गया, तो मतलब मैं भी तो चीज को फॉलो करूंगा ना। सिर्फ मुश्किल 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 से काम नहीं चलेगा। हर एक ट्रांजैक्शन कवर करने की कोशिश की है, आसान मुश्किल या जैसे भी, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं, फाइनली हमारा ये टॉपिक शुरू हो रहा है। बहुत ज्यादा बकवास कर ली मैंने, 13-14 मिनट बकवास कर ली। क्या ये तुमको बकवास लगी थी? अपना वो कितना अंडर एस्टिमेट करता हूँ, क्या ये तुम्हें बकवास लगी थी? आई एम बिल्डिंग द कंटेंट, है ना। तो कॉन्सेप्ट ऑरा बनाना पड़ता है ना, ऑरा, ऑरा मतलब ऑरा नहीं, ओ छड्डो परे यार, कॉन्सेप्ट पे ध्यान लगाओ। चलो आओ जी, चलो भाई शुरू करेंगे। बहुत प्यारा सा ये कॉन्सेप्ट है। जैसे स्टार्टिंग होती है, अभी तक हमने, अच्छा मैं सिर्फ एंट्री नहीं करा रहा हूं 40, एंट्री के ऊपर बात भी करूंगा कि ऐसे भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, समझना। उशांक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश,
सिर्फ कैश नहीं। उशांक अगर बिजनेस कैश से स्टार्ट करता, तो देखो सबसे पहली बात जो बच्चे गलती करते हैं, आप उशांक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो। नहीं नहीं, आपको उशांक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना ही नहीं है, आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। पहला पॉइंट लिख लो, ऊपर लिख लो, ऑलवेज थिंक फ्रॉम पीओवी ऑफ बिजनेस। पीओवी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलवेज थिंक फ्रॉम पीओवी ऑफ बिजनेस। लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, ये लिखना पड़ेगा। तो उशांक ने बिजनेस स्टार्ट किया सिर्फ कैश से नहीं, वो घर से मशीन भी लेकर आया और कुछ फर्नीचर भी लेकर आया। तो मान लो उशांक सिर्फ कैश से बिजनेस स्टार्ट करता, एस्पेक्ट सोचो, बिजनेस का कैश बढ़ जाता और बिजनेस की ही कैपिटल बढ़ जाती। बच्चे कहते हैं सर कैपिटल कैसे बढ़ गई, या कई बच्चों को लगता है सर कैश तो कम होना चाहिए, क्योंकि वो सोच रहे हैं उशांक का कैश कम हो गया। अरे तेरे को उशांक के हिसाब से सोचना ही नहीं है, तेरे को सोचना है बिजनेस के हिसाब से। तो बिजनेस के गल्ले में 12 लाख रुपए आ गए, कैश बढ़ गया, असेट आ गया जी। ठीक है जी, पहला तो ये क्या हो गया हमारा डेबिट। असेट बढ़ता है तो डेबिट। फिर आता है कैपिटल। सर कैपिटल कैसे बढ़ गई? इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटी के बारे में भी हम लोगों ने बेसिक टर्म्स के अंदर बात की हुई है। कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी होती है, यानी साइंस एंड फन की ये लायबिलिटी है कि जितना पैसा मैंने उसके अंदर डाला है वो मुझे वापस करेगा। कब? जब बिजनेस बंद हो रहा होगा, वाइंड अप हो रहा होगा, या कोई मालिक चेंज हो रहा होगा। मान लो मैं एग्जिट लेना चाह रहा हूं, कोई और बंदा आना चाह रहा है, तो वो मुझे पैसा देगा, तो वो पैसा बिजनेस को देगा, बिजनेस पैसा मुझे देगा। बिजनेस कहते चल तू निकल, अब ये मालिक आ गया। बात समझ में आ रही? इस किस्म से होता है। तो कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी होती है, इसको हम कैपिटल ही कहते हैं। वो बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब यहां पर कैश के साथ साथ क्या क्या आ रहा है बेटा? हमारे पास मशीनरी भी आ रही है, चेक करो। सही है, हमारे पास फर्नीचर भी आ रहा है, चेक करो, फर्नीचर भी बढ़ गया हमारा, आया ना? तो ये भी एसेट है, ये भी एसेट है, तो ये भी डेबिट होगा, ये भी डेबिट होगा। तो यहां 3 डेबिट हो रहे हैं, 1 क्रेडिट हो रहा है। इसी को कहते हैं कंपाउंड एंट्री। सिर्फ कैश से बिजनेस शुरू किया होता तो एंट्री होती कैश, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट। लेकिन हम 3 चीजों से धंधा स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारी एंट्री क्या होगी? एंट्री हो गई कैश अकाउंट, पता है ना, डेबिट। फिर आता है कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। 2, इन सब से हमारे बिजनेस की क्या बढ़ी है? कैपिटल। इन सब से हमारे बिजनेस की क्या बढ़ गई है? कैपिटल। मशीन कैश कितना था भैया? 12 लाख। फॉर्मेट में लिखेंगे आप लोग, 30,000 रुपए बेटा क्या है हमारा? मशीनरी है। 70,000 रुपए हमारा क्या है? फर्नीचर। तो टोटल 13 लाख रुपीज से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। नरेशन बोलते हैं इसको, शायद आपने देख ही लिया होगा, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। जितना छोटा रखोगे उतना बढ़िया है। पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो, वैसे नरेशन लिखना इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी इन आवर डेज। लेकिन हाँ, जब हम टैली पे काम करते हैं तो प्रॉपर लिखना पड़ता है। कह रहे हैं बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मशीनरी एंड फर्नीचर। पूरा लिख दो, कोई टेंशन नहीं। तो ये है हमारी पहली एंट्री, जो है कंपाउंड एंट्री। सिर्फ कैश से बिजनेस स्टार्ट किया जाता तो एंट्री क्या होती बेटा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जो जनरली हमारी किताबों में एंट्री गिवन है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सीधा 12 लाख रुपए और 12 लाख रुपए। हमें बस ये देखना होता है, जनरल एंट्री का एक ही रूल है कि जितना डेबिट है उतना ही क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? क्रेडिट होना चाहिए। जितना डेबिट उतना क्रेडिट। जितना डेबिट देखो 13 लाख 13 लाख। सही है जी, बात समझ में आ गई? इसको मैं यही लिखा छोड़ दूंगा कि ताकि आप इसको रिवाइज भी कर सको। तो ये सब मेरा थॉट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। दीज आर माई थॉट्स, मेन आंसर इज दिस। ठीक है ना, ये मेरे सिर्फ थॉट्स रहेंगे। गॉट इट? बात समझ गए ना? आंसर ये है, ओपन द बैंक अकाउंट। अब बच्चे यहां भी फंसते हैं, कह रहे हैं ओपन द बैंक अकाउंट का मतलब क्या होता है? बैंक अकाउंट खोलना। अब बैंक अकाउंट फ्री में तो नहीं खुलता, तो हम कितने पैसे लेकर गए? 3,000। तो हमने क्या, कहानी रचो, हमने क्या किया? ड्रॉर खोला फर्म का, 3,000 निकाले, बंद किया और बैंक ले जाकर बैंक को कह दिया भैया मेरा खाता खोल। तो मेरा कैश तो कम हो गया ना? मेरा कैश क्या हो गया बेटा? कम हो गया। लेकिन मेरा दूसरा असेट बढ़ जाएगा, वो है बेटा मेरा बैंक बैलेंस। मेरा दूसरा असेट बढ़ जाएगा, वो है बेटा मेरा बैंक बैलेंस। कैश क्या होता है? असेट। बैंक भी मेरा असेट होता है।
ये क्रेडिट हो गया और ये डेबिट हो गया। बैंक डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आना चाहिए। अब हमेशा जर्नल एंट्री में पहले डेबिट आएगा फिर क्रेडिट आएगा, ये ध्यान रखना। वर्किंग नोट में आप जो मर्जी करो, वो तो दिखाना ही नहीं है ना पेपर में। तो आपकी जब एंट्री होगी पहले बैंक आएगा क्योंकि वो डेबिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। बाकी आपने वन शॉट में देख लिया होगा कि कैसे लिखते हैं, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना भैया, जो भी अमाउंट था हमारा 3000 डेबिट साइड में आ जाएगा और 3000 क्रेडिट साइड में आ जाएगा। नरेशन फिर वही आ गई, बीइंग ओपन बैंक अकाउंट। अब मैं 2 4 5 में ही लिखूंगा नरेशन, बीइंग ओपन बैंक अकाउंट, इसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये हमारी एंट्री है एंड दिस इज माय थॉट प्रोसेस। ठीक है जी, ये हमारे वो सपोर्टिंग टायर है जिससे हमें जनरल एंट्री बनानी आएगी। याद मत करो जनरल एंट्री, जिसने याद किया हो गया। हाँ, कुछ एंट्री याद करनी पड़ती है, कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन याद करनी पड़ती है जो उम्र के हिसाब से हमें समझ में आएगी आगे जाकर। बहुत ही बढ़िया। तो 20 मिनट हो गए, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। जिनको लगता है कि उनको बहुत अच्छे से आता है दे कैन गो फास्ट, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं। अब कह रहे हैं गुड्स खरीदे हैं आपने, माल खरीदा है। तो जब हम माल खरीदेंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम स्टॉक को बढ़ाते थे, गुड्स को बढ़ाते थे। यहां पर जर्नल के अंदर माल खरीद रहे हो तो वो एक खर्चा हो रहा है। तो खर्चा का नाम क्या है, परचेजेस। माल खरीदना यानी परचेज, बेचना यानी सेल, ये ध्यान रखना। परचेज गुड्स, अभी हमने मान लेते हैं आगे जाकर हम मशीनरी खरीदेंगे, तो गुड्स खरीदना और मशीनरी खरीदने में फर्क है। मशीनरी हमारा एसेट है, गुड्स हमारा करंट एसेट है, रॉ मटेरियल वगैरह है। परचेज गुड्स वर्थ ₹30,000 इन कैश एंड 10,000 फ्रॉम नकुल। अब ये बात भी तुमको पता होगी कि यहां तो लिख दिया 30,000 कैश में और बाकी 10,000 आपने नकुल से खरीदा है। अब नकुल नाम क्यों दिया होगा और कैश क्यों नहीं लिखा नकुल के आगे, क्योंकि हमने इसको उधार पे खरीदा हो। अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी हमने ये बात की थी। परचेज गुड्स वर्थ ₹30,000 इन कैश। ठीक है जी, अब देखो, तो एक तो हमारा खर्चा हो रहा है, परचेजेस। एक अकाउंट क्या अफेक्ट हुआ बेटा, परचेजेस मतलब खर्चा है, बढ़ गया है। अभी इसको दिया नहीं है, देना तो है ना, तो टोटल 40,000 से बेटा हमारा ये खर्चा बढ़ जाएगा, एक्सपेंस। तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। 40,000 से हमारे गुड्स बढ़ गए यानी परचेज हो गया। फिर हमारी जेब से क्या जाएगा, गले से कैश निकाल के दोगे ना, हमारा कैश क्या हो जाएगा, कम, असेट क्रेडिट हो गया, 30,000 रुपया। ये अपने आप से बात कर रहे हो। और नकुल कौन है, उसको पैसे देने हैं, हमने उधार पे माल खरीदा है, तो नकुल भी क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो। नकुल बढ़ गया, ये मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है 10,000। तो अब एक चीज डेबिट हो रही है और दो चीजें क्या हो रही है, हमारी क्रेडिट हो रही है। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर्मेशन, यानी जर्नल एंट्री फॉर्मेशन, ये बोलते हैं। तो हमने इससे सपोर्टिंग टायर से अपना काम किया। तो हमारा डेबिट क्या हो गया बेटा, देखो, परचेजेज अकाउंट, कंपाउंड एंट्री बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। 40,000 का माल खरीदा आपने, टू कैश अकाउंट, आपकी जेब से कैश कितना आ गया, 30,000। टू क्या आएगा, नकुल। और नाम के आगे कभी भी आप अकाउंट वर्ड नहीं लिखते हो, तो नकुल के आगे आ गया भैया आपका 30,000। बीइंग परचेज, आपको समझना है ना कि नरेशन क्या लिखनी है, ये लिख दो, बीइंग परचेज गुड्स इन कैश एंड फ्रॉम क्रेडिट एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम नकुल, कुछ भी लिख दो। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो मैं साथ साथ आपको थॉट प्रोसेस जो है वो भी लिख कर चल रहा हूं, और मेजॉरिटी एंट्रीज में लिखूंगा, कुछ एंट्रीज जो बेसिक होंगी उनको छोड़ देंगे। ठीक है ना, चलो। फिर आता है आपने परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस। अब लिस्ट प्राइस क्या होता है, आओ उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है ना, जनरली लिस्ट प्राइस क्या होता है, आपने जितने में माल खरीदा होता है, फॉर एग्जांपल अभी स्टोरी को छोड़ दो, आपने एक माल खरीदा होगा 100 रुपए का, वो होता है कॉस्ट प्राइस। इसके अंदर अगर मैं प्रॉफिट ऐड कर देता हूं तो वो बन जाता है लिस्ट प्राइस। क्या बन जाता है, लिस्ट प्राइस। तो हम जिससे माल खरीद रहे हैं उसने एमआरपी तो वर्ड नहीं बोल सकता मैं, उसने बोला, मैंने पूछा भैया माल कितने का दिया, कह रहा जी 10,000 रुपए का। तो उसने प्रॉफिट इंक्लूड करके ही बोला होगा ना, क्या पता उसने 5,000 का खरीदा हो, 6,000 का खरीदा हो। अब वो मुझे कह रहा है कितने का ले लो, 10,000। महंगा नहीं, बड़ा महंगा है। और रूबल
जिससे मैं बहुत ज्यादा माल खरीदता हूं। मैंने कहा भाई इतनी ज्यादा क्वांटिटी में माल खरीद रहा हूं, तू डिस्काउंट तो दे। कह रहा पेमेंट कैश देगा। मैं कहा नहीं, लेकिन क्वांटिटी तो बढ़िया खरीद रहा हूं। कह रहा चल 10% ट्रेड डिस्काउंट ले जा। तो आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट बल्क क्वांटिटी पे लिया जाता है। तो अब देखो यहां पे बनता है वर्किंग नोट। जिस भी एंट्री के अंदर परसेंटेज वगैरह आ जाएगी तो वर्किंग नोट बनाना बहुत जरूरी है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं वर्किंग नोट बनाना कहां है। देखो मान लो एक क्वेश्चन आया आपके पेपर में जिसमें 10 एंट्री है, तो आप अंदाजे अनुसार 10 एंट्री का जर्नल का जगह छोड़ दो और उसके बाद नीचे वर्किंग नोट बनाओ, ठीक है ना। तो वर्किंग नोट में पहले आया लिस्ट प्राइस एलपी, कितना दे रखा है 10,000, माइनस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। तो इसका 10% कितना हो गया भैया 1,000 रुपए। तो हमें वो माल कितने का पड़ा 9,000 रुपए। तो रूबल से मैंने जो माल खरीदा है वो 9,000 रुपए का खरीदा। तो फिर मेरा परचेज बढ़ेगा और मेरा रूबल बढ़ेगा। इस बारी कैश इन्वॉल्व नहीं है। तो थॉट प्रोसेस तो वही था सेम। यहां पर आ गया भैया परचेजेस अकाउंट डेबिट 9,000। सर 1,000 का क्या होगा? ट्रेड डिस्काउंट कभी भी शो नहीं किया जाता। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी शो नहीं किया जाता। परचेज अकाउंट डेबिट टू रूबल, टू रूबल, रूबल, ठीक है जी। ये आ गया। रूबल्स अकाउंट भी लिख सकते हो या रूबल लिख सकते हो। 9,000 बेसिक 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 10% काम हुआ अभी हमारा, ठीक है। 4 एंट्री हुई हैं, 40 बाकी हैं, 36। आओ जी, अब आता है ओए होए होए सर इतनी भयंकर परसेंटेज। अरे कुछ भी नहीं है, 2 मिनट तो दे। कह रहे हैं बॉट गुड्स ऑफ रुपीज लिस्ट प्राइस। देखो लिस्ट प्राइस दे रखा है, फिर हमको वही वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। लिस्ट प्राइस है 60,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। वो हमको 10% ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहा है और 5% कैश डिस्काउंट देगा, ठीक है जी। कॉमा 33 1/3% अमाउंट वॉज पेड इन कैश। भाई साहब कैश डिस्काउंट ये इसी के आगे आना था, पता नहीं एंटर क्यों हो गया। आप मुझे बताओ कैश डिस्काउंट कब मिलेगा या कब दिया जाएगा? जब 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 पेमेंट कैश में हो। समझेंगे? आओ देखो हमारा लिस्ट प्राइस कितना है भैया 60,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना है भैया 10%। इसका 10% हो गया 6,000। कितना आया भैया 54। अब कैश डिस्काउंट उसी भाग पर लगेगा जहां पर पेमेंट हो रही है, जितने पार्ट की पेमेंट हो रही है। तो पेमेंट हो रही है 33 1/3। अब बच्चों को ये देख के ही डर लग जाता है कि भैया ये है क्या। चलो आज याद ही करा देता हूं तुमको। वैसे बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन कुछ बच्चों, देखो मैं तो 5 उंगलियां बराबर नहीं है ना, मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूं, किसी को कुछ नहीं आ रहा। 33 1/3% का मतलब है, पहले मिक्स फ्रैक्शन को ठीक करो। 3 इंटू 33 99, 99 प्लस 1 100, 100/3%। परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे 100 आएगा बेटा। तो यहां पर आ गया 1/3, यहां पर क्या आ गया 1/3। अब इसका अर्थ क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 1/3 अमाउंट वॉज पेड इन कैश। 33 1/3% का मतलब क्या होता है 1/3, 1/3 अमाउंट आपने कैश में दिया। तो इसके 2 टुकड़े कर लो। ये अमाउंट हम कैश में दे रहे हैं और ये अभी हमें क्रेडिट पर है। किसका नाम है भैया? क्रेडिट का नाम है। हाँ जी। अब देखो क्रेडिट हमारे को बंदे का नाम नहीं दे रखा, बंदे का नाम नहीं दे रखा तो हम क्रेडिटर लिख देंगे, ठीक है ना। चलो कैश 54,000। अब मुझे मेरा यंत्र चाहिए होगा। 54,000 का 1/3, 54,000 का 1/3 कितना हो गया भैया? 54,000 का 1/3 डिवाइड बाय 3 18,000 रुपए। अब इस 18,000 पे हम लगाएंगे लेस 5% कैश डिस्काउंट। अब इसके ऊपर लगेगा जितना पेमेंट आ रही है या जा रही है उसी के ऊपर लगता है 5%। इसका हो गया 900 रुपया। तो ये आ गया 17100। अब मेरी बात ढंग से सुनना, इतना पैसा आपने दे दिया, इतना पैसा कितना बचा भैया 36,000 रुपए, यानी 2/3। 54,000 का 1/3 आ गया, बच गया कितना 36,000 रुपए। ये अभी आपको देना है क्रेडिटर को। माल कितने का खरीदा 54,000, ट्रेड डिस्काउंट शो होता नहीं है। सही है जी। अब देखो देखो देखो, तो यहां पर एक तो हमने माल खरीदा, परचेज एक्सपेंस है, बढ़ जाएगा डेबिट 54,000। हमारी जेब से कैश चला गया, एसेट है, कम हो जाएगा
क्रेडिट हो जाएगा 17100। हमको डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है ना, हमारा रेवेन्यू है, बढ़ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा कितने का, 900 रुपए का। भाई ये डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट, ये हमारा रेवेन्यू होता है, हमको मिला है कैश डिस्काउंट, ठीक है ना। और अभी हमको पैसे देने हैं किसको बेटा, क्रेडिटर को। सारे एस्पेक्ट लिख लिए, क्रेडिटर को पैसे देने हैं। क्रेडिटर कौन है, लायबिलिटी, बढ़ गया है, क्रेडिट होगा कितना भैया, 36,000। तो ध्यान से देखो, एक डेबिट हो रहा है और 3 क्या हो रहे हैं, क्रेडिट। लेकिन जो डेबिट हो रहा है वही क्रेडिट हो रहा है, जितना अमाउंट देखो 54, इसका टोटल भी कितना आ रहा है 54, चेक कर सकते हो। एंट्री पास करते हैं तुम्हारे लिए, प्यारी एंट्री है ये, परचेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट भी लिख सकते हो, 54,000 टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना आ गया भैया, 17,100। हमारे गले से कैश चला गया तो क्रेडिट हो गया। डिस्काउंट मिला है आपको, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना भैया, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 900 रुपया। टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर लिख लो, सिर्फ क्रेडिटर लिख लो, सप्लायर लिख लो, कुछ भी लिख दो, ठीक है जी। नाम ना हो तो भाई यही करना पड़ेगा ना, जनरली नाम दिया होता है राजू पाजू, जो भी नाम होता है, ठीक है। तो अब कहानी यहां पर यह है कि मैंने नाम नहीं लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि पेपर में नाम नहीं आएगा, और अगर नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, नाम ना आए तो क्या हो गया, हम क्या लिख देंगे, क्रेडिटर लिख देंगे। ये है बेटा मेरा थॉट प्रोसेस प्रॉपर। और ये पेपर में आपको ये वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा, पता है ना आपको, ये वाला वर्किंग नोट तो बनाकर दिखाना पड़ेगा पेपर। इज दैट क्लियर। अभी तक की सबसे बेहतरीन ट्रांजैक्शन आई है, अभी तक की पहले 5 की टॉप 5 में से नंबर 1 है ये। आराम से देख सकते हो, जो मैं बातें बोल रहा हूं उसको रिवाइंड करके दोबारा सुन सकते हो, लेकिन जब तक वो अंदर सामान आ जाए आगे मत बढ़ना। कह रहे 20% ऑफ द गुड बॉट फ्रॉम रूबल वॉज नॉट अप टू द क्वालिटी, वो क्वालिटी के हिसाब से नहीं थे तो रिटर्न। रूबल से जो हमने माल खरीदा था, 10,000 का माल खरीदा था, उसका 20% हमने उसको वापस कर दिया। अब मेरी बात समझो, ये बात मैंने कई बारी पहले भी बोल रखी है, शायद जनरल लेक्चर में बोली हो, कि मान लेते हैं मेरी मम्मी ने कहा बेटा जाकर ना शैम्पू लिया, तो मैं गया केमिस्ट की शॉप पर, मैंने कहा भैया एक शैम्पू दे दो। उसने शैम्पू का जार दिया 600 रुपए का, एमआरपी थी 600 रुपए, उसने कुछ कैलकुलेट किया और मुझे 500 का दे दिया, ठीक है जी, या उसने मुझे 540 का दे दिया, उसने कहा भैया 10% ऑफ है, मजा आ गया, ठीक है जी। अब मैं वापसी जाता हूँ घर, तो मम्मी कहती है बेटा ये तो तू ब्लैक वाला ले आया, मुझे तो येलो वाला चाहिए था। होते हैं पंगे, ठीक है, हमें तो जो मिल जाए हम तो साबुन रगड़ लेते हैं, शायद तभी ये हालत है, उजड़ा चमन होता जा रहा है, ठीक है ना। तो वो लोग बड़े प्रिसाइज होते हैं, नहीं नहीं येलो फॉर मंडे एंड ट्यूसडे, ऐसा भी होता है कहीं कहीं जगह। तो फिर वो अपना हेयर मास्क लगाते हैं, भाई बहुत पंगे हैं, तुम नहीं जानते, तुम शायद बॉयज को तो नहीं पता होगा ऐसे पंगे हैं, बाकी आस्क योर मदर्स, ठीक है ना। तो वहां पर क्या है, तो मैं गलत शैम्पू ले आया, मम्मी कह रही बेटा वापस जा, मैं फिर जा रहा हूँ, मैंने कहा भैया ये नहीं लेना, कह रहा नहीं, तो मुझे वो वापस कितने करेगा पैसे, 600 रुपए, एमआरपी तो 600 है जो मैं बॉटल दे रहा हूँ भाई तू डिस्काउंट दे रहा है, मैं थोड़ा ना दे रहा हूँ तेरे को डिस्काउंट बोलो भाई, नहीं वो मुझे 540 ही वापस करेगा। तो कहानी यहां पर ये है कि आपने जो गुड्स वापस किए उसकी लिस्ट प्राइस थी 2000, 20,000 का 10,000 के गुड्स खरीदे थे, उसका 20% आया 2000। लेकिन अगर आपने लिए ट्रेड डिस्काउंट पे थे तो वापस भी 10% टीडी कट के ही जाएगा। तो अब आप 1800 के गुड्स वापस कर दो। गुड वापस करने की एंट्री में आपको डायरेक्ट समझाता हूं। खरीदने की एंट्री क्या है, परचेजेस टू रूबल, वापस करने की उल्टी एंट्री, रूबल टू परचेजेस। लेकिन परचेज के आगे क्या लिख देना, परचेज रिटर्न, क्या लिख देना, परचेज रिटर्न। तो एंट्री हो जाएगी रूबल। अब रूबल डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि मेरी लायबिलिटी कम हो गई है और मेरा खर्चा कम हो गया है, तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना है, परचेज रिटर्न अकाउंट, ये आ गया क्रेडिट, खत्म होगी बात, ठीक है ना। तो इसकी उल्टी एंट्री हो जाती है रूबल टू परचेज, लेकिन परचेज के आगे क्या लग जाएगा, रिटर्न लग जाएगा। आराम सी एंट्री है, बढ़िया सी एंट्री है, और ये हमारा आ गया वर्किंग नोट जो कि पेपर में आपको बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, कैश सेल्स।
सिर्फ इतना लिखा आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे, मेजॉरिटी को आता है कैश में माल बेचा। ये थी बेटा खरीदने वाला सारा पंगा, अब आ गया बेचने वाली 2-4 एंट्री। कैश में माल बेचा, अब कैश में माल बेचा तो हमारे बिजनेस का, कैश में माल बेचोगे तो हमारे बिजनेस का एक तो गल्ले में कैश बढ़ जाएगा, और माल बेचना यानी सेल्स अकाउंट ये भी बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं रेवेन्यू। माल बेचने से गल्ले में पैसा आता है तो कैश बढ़ गया, और हमारी सेल बढ़ गई, सेल मतलब रेवेन्यू होता है। तो कैश आ गया, वो हमारा असेट होता है, ये होता है डेबिट। रेवेन्यू बढ़ता है तो होता है प्यारे बच्चों क्रेडिट। तो हमारी एंट्री हो गई, माल बेचने की एंट्री तो बच्चों को याद ही हो जाती है, इतनी ज्यादा कर लेते हैं वो लोग, लेकिन मतलब भी पता होना चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच अमाउंट, 90,000 रुपए का माल। ये था कितने का, ये लेना देना आपको नहीं है, कितने का था इससे हमें कोई मतलब नहीं होना। फिर आता है गुड्स जिसकी लिस्ट प्राइस यानी प्रॉफिट जोड़कर आपने रखा हुआ है। ये अभी हमारे गुड्स ने खरीदा पता नहीं कितने का था, आज हम बेचना चाह रहे हैं 20,000 का। लक्ष्य आता है, लक्ष्य कहता है कि भैया 10% डिस्काउंट चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई ले जा, उधार पे दे रहा है, देखो कहीं कैश तो लिखा नहीं हुआ। तो 20,000 के माल पे हमने लक्ष्य को कहा कि ठीक है भैया तेरे को ट्रेड डिस्काउंट दे देते हैं, कितना परसेंट, 10%। कहता है जी ठीक है, 2,000 उसके कम हो गए, अब मुझे उससे 18,000 रुपया लेना है। यहां कैश बढ़ गया, यहां कैश तो बढ़ा ही नहीं, यहां लक्ष्य बढ़ गया, लक्ष्य बढ़ गया। लक्ष्य कौन है बेटा, मेरा असेट ही है, डेटर, डेटर याद आया, तो इसको क्या बोलेंगे, डेबिट। और माल तो गया ही है, सेल तो हुई है, सेल तो हुई है, रेवेन्यू क्या हो गया बेटा, क्रेडिट। दिस इज माय थॉट प्रोसेस, वर्किंग नोट प्लस थॉट प्रोसेस। अब देखो हर एक एंट्री को अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं तो कहां जाएगा जर्नल, कहीं नहीं जाएगा। अब ऐसी कोई भी एंट्री आएगी आप समझ जाओगे। तो एक एंट्री से मैं आपकी बहुत सारी चीजें दुख दर्द दूर कर रहा हूं, जो समझ रहे हैं, जो धीरे धीरे चल रहे हैं। अच्छा, अपनी पेस अकॉर्डिंग चलो। आपको लग रहा है मैं बहुत तेज चल रहा हूं, पेस अकॉर्डिंग। वीडियो का फायदा क्या है कि पीछे चल गए, दोबारा सुनेंगे आप, दोबारा सुनेंगे, मजा नहीं आया, समझ रहे हो, ऐसा है। तो अब कहानी क्या है यहां पर, लक्ष्य हो गया डेबिट, लक्ष्य डेबिट कितना भैया, 18,000, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, टू सेल्स अकाउंट, ये भी आ गया 18,000। सिंपल सी एंट्री है। अभी यहां पर हमको ना लिस्ट प्राइस ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लिस्ट प्राइस ही दिया हुआ है। लेकिन अगर मुझे कॉस्ट प्राइस दिया होता तो, आओ देखो, ऐसी ऐसी एंट्रियां भी सोच ली मैंने तुम्हारे लिए, जबकि ये किताबों में मिल जाती हैं, लेकिन सबको एक जगह ले आना बढ़िया एंट्रीज को, ये भी तो एक यार टास्क है ना। शाबाशी दो, शाबाशी दो, ओ थैंक यू। टोल गुड्स कॉस्टिंग रुपीज, अब यहां पे लिस्ट प्राइस नहीं है, अब ये तुमको बाज की नजर रखनी पड़ेगी। यहां पर कौन सी है बेटा, कॉस्टिंग वर्ड यूज किया गया है, यहां वर्ड यूज किया गया है कॉस्टिंग। 10,000 में तो हमने खरीदा था, उसको हमने प्रॉफिट जोड़ा 25% ऑन कॉस्ट। अब मेरी बात सुनना, 25% ऑन कॉस्ट है, मेरी बात फिर ढंग से सुनना, काल खोल के सुनना। यहां पर गुड की कॉस्टिंग दे रखी है और प्रॉफिट भी ऑन कॉस्ट है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर सेम क्वेश्चन, ये बिल्कुल सेम उतार दिया। देखो कॉस्टिंग कितनी है, 10,000, प्रॉफिट है 25% ऑन सेल्स, देखो फर्क है, बाकी सब लगभग सेम है। तो यहां पर सेल आ गया, यहां पे कॉस्ट आ गया। तो अब इसमें क्या होगा फर्क बताता हूं। तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा अभी देखो कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,000। तो लिस्ट प्राइस तक जाने के लिए हमको 25% प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। प्रॉफिट किसके ऊपर है, कॉस्ट के, और यही कॉस्ट है। तो 10,000 का 25%, 2,500 रुपए ही हो गया। कितना आ गया भैया, 12,500। लेस करना है टीडी, ट्रेड डिस्काउंट, कितना करना है, 10%, तो 12,500 रुपए हो गया, 11,250 आ गया। फिर कह रहे हैं 5% कैश डिस्काउंट टू दक्ष हु पेड अमाउंट, फुल अमाउंट इन चेक, पूरा का पूरा अमाउंट उसने चेक में ही दे दिया। ठीक है, अब मेरी बात ढंग से सुनेंगे, पूरा का पूरा दे रहे तो कैश डिस्काउंट भी 5% जो लगेगा सीडी, वो पूरे पर ही लग जाएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ 1/3 अमाउंट पे हो रहा था, यहां पूरा अमाउंट पे हो रहा है। तो 11,250 में आप निकालोगे 5%,
ये आ गया 562.5 यानी 563 ले लेते हैं, 0.5 राउंड ऑफ हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हो गया 10687 आ गया। ठीक है जी, ये अमाउंट आ गया, ये आपने वर्किंग नोट बनाया। तो देखो फिर वही बात, अब आपके पास पैसे आ गए हैं, बिल्कुल आए, पैसे आए हैं, चेक आया है, चेक आया है। सुनो, कान खोलो प्लीज, कान खोलो, अंदर तक बात जानी चाहिए। आपको चेक मिला है, क्या चेक आपने सेम डे पे जमा कराया है, हाँ या ना? ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा पूरे क्वेश्चन को पढ़कर, पढ़ो पूरे क्वेश्चन को पढ़कर, देखो पूरे क्वेश्चन को पढ़कर, देखो देखो देखो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पूरे क्वेश्चन को पढ़कर देखना पड़ेगा कि चेक हमने कब जमा कराया है। मुझे तो नहीं लग रहा, देखो ये तो लक्ष्य का अलग गेम है ना। एक सेकेंड, अब देखो मेरे से यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आगे जाके पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, आगे जाकर पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। ये दक्ष है, लक्ष्य है, अच्छा ये तो लक्ष्य, अच्छा ये वाला लक्ष्य है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहां पर चेक मिल गया, ठीक है, सॉरी मेरे से ट्रबल हुआ, ये दक्ष है, मुझे लगा लक्ष्य है, ठीक है ना। तो दक्ष को हमने माल बेचा, हु पेड अमाउंट इन चेक। अब आपको ये देखना है कि चेक तो आपको मिल गया, आपने जमा कब कराया। तो देखो चेक आपने जमा कब कराया, कुछ नहीं लिखा दक्ष के चेक के बारे में, आगे कुछ नहीं लिखा, 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 कुछ नहीं लिखा। तो जब कुछ नहीं लिखा तो हम ये मान के चलेंगे कि दक्ष ने सेम डे पर जाके बैंक में चेक जमा करा दी। सर अगर आगे जाकर लिखा हो कि 2 दिन बाद जमा कराए तो क्या करेंगे, अभी बताता हूं, अभी ऐसे क्वेश्चन लिखा है मैंने, बताता हूं। तो अभी फिलहाल आपको चेक मिला तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कैश नहीं बढ़ेगा। तो आपका बैंक अकाउंट बढ़ गया, डेबिट हो गया 10,600, जो भी है भाई, हिंदी आती नहीं मेरे, 10687, गॉट इट। फिर ये वाला डिस्काउंट हमने दिया है, ये डिस्काउंट अलाउड है, अलाउड। देखो हुआ क्या होगा, हमारा एक तो बैंक बढ़ गया होगा और हमने डिस्काउंट दिया है, अलाउड है भाई, ये भी बढ़ गया, खर्चा है ना, डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड ये हमारा खर्चा है, अकाउंट डेबिट कितना भैया 563। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता नहीं है, तो माल कितने का बेचा बेटा आपने, ये बेचा है 11,250। तब प्रॉफिट को ऐड रिकॉर्ड नहीं करते, नहीं, वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। आप हर एक एंट्री में प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं करते। सही है जी, बात समझ में आ गई। तो बैंक से चेक मिला, मतलब उसे चेक मिला तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, हमने ये माना कि आपने उसी दिन जाकर बैंक में जमा करा दिया, ये हमने एज्यूम किया है। डिस्काउंट अलाउड 563 रुपीज खर्चा है हमारा। उसके बाद माल बिका है 11,250 आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट लिखना है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। तो यहां पे दक्ष था, ठीक है ना, दक्ष था, तो उसने पैसे दे दिए हैं, चेक दे दिए, तो दक्ष का नाम तो कहीं आएगा नहीं। मैं सोचा लक्ष्य, मैं गया लक्ष्य को तो अभी माल बेचा है, ठीक है ना, वो मैं कंफ्यूज हो गया था। चलो, कह रहे हैं जी सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000, सेम आ गया जी मामला, लेकिन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। आपने मेरा इस साल का अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये वाली एंट्री पहले भी करा रखी है बाबूजी ने, ठीक है जी। तो कॉस्टिंग 10,000, कॉस्टिंग 10,000, फिर क्या रखा है, फिर क्या रखा है 25% ऑन सेल्स। यहां पर क्या था, ऑन कॉस्ट, यहां पर क्या है, सेल्स। तो यहां पर हमने जुगाड़ बताया था, हम फाइनल अकाउंट्स में सीखेंगे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अभी हम सीख ही नहीं पाएंगे। थोड़ा मैथ्स है, थोड़ा अकाउंट्स है। तो जब भी आपको बोला जाएगा, देखो यहां बोल रखा है 1/4 ऑन सेल, 1/4 ऑन सेल। सेल पर कितना है भैया, 1/4। अब देखना पॉइंट में एंट्री आएंगी कुछ, 1/4 ऑन सेल्स है, तो कॉस्ट पे जाना, हमें तो कॉस्ट गिवन है, तो हमें तो कॉस्ट चाहिए। तो जब भी ऐसा होता है तो कॉस्ट में डिनोमिनेटर कम हो जाता है, तो 1/3 ऑन कॉस्ट आ जाए, 1/3 ऑन कॉस्ट आ जाए। अब बच्चे क्या करते हैं, सीधा कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना 10,000, उसके अंदर जब प्रॉफिट ऐड करते हैं ना तो सीधा 25% 10,000 का लगा लेते हैं, जो कि 2500 आएगा। नहीं, आपको क्या करना है, 1/3 करना है,
1/3 ऑन कॉस्ट यानी 10,000 का 1/3 जो कि पॉइंट में आएगा 3,333 रुपया। ये प्रॉफिट है। तो यहां पर आया 13,333 रुपए। समझे? क्योंकि यहां पे सेल्स लिखा है, हमको क्या गिवन है? कॉस्ट। तो कॉस्ट से सेल पे जाने के लिए डिनोमिनेटर एक कम हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। याद रखोगे? ये मैंने अकाउंटिंग वर्जन में पढ़ाया था, इसको याद रखना पड़ेगा। ये आ गया बेटा मेरा लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस आ गया, लेस करेंगे टीडी, ट्रेड डिस्काउंट। कितना ट्रेड डिस्काउंट करेंगे भैया? ट्रेड डिस्काउंट कितना देंगे? 10%। तो इसका 10% आ गया 1333। तो माइनस कर दो भैया, 1333 माइनस 1333, यह आ गया पूरा 12,000 रुपया। कितना आ गया? 12,000 रुपया। सही है जी, ओके जी। फिर आ रहा है 5% कैश डिस्काउंट वरदान को दिया, जिसने पूरा का पूरा पैसा दे दिया, पूरा पूरा दे दिया भैया। तो 5% सीडी दे दो वरदान को। ठीक है जी, 5% इसका कितना हो गया? 600 रुपया। तो एंट्री हो जाएगी 11,400 से। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं कराता भाई, देख लेना। यूट्यूब छान मारो, छान तो मारो एक बार, देख तो लो। बहुत ही कम टीचर है, उनको खोना नहीं है। फिर तुमको अगर ऐसे 2-4 हैं तो उनको खोना नहीं है कभी तुम्हें। ठीक है, ओके डन। अरे आ जाना। चलो एंट्री बताओ भाई। माल तो सेम ही तो एंट्री है, कैश आ गया बस, अब चेक नहीं आया, कैश आया। एंट्री तो सेम ही रहेगी ना भाई। कैश आ गया, कितना आ गया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कितना आया कैश? 11,400। डिस्काउंट दिया है आपने, बिल्कुल डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट अलाउड हमने दिया है, कितना दिया है भैया? 600 रुपया। टू टू कैश क्या नाम है? सेल्स। माल बेचा है तो सेल्स। एंट्री एकदम सेम है, मैंने बताया था। सेल कितना है? ट्रेड डिस्काउंट के बाद कितना आया? 12,000। एंट्री सेम है, एंट्री में कोई फर्क नहीं है, बस एक चीज का फर्क था, यहाँ पे 25% ऑन कॉस्ट दिया हुआ था, 25% ऑन सेल। अब तक का बेहतरीन क्वेश्चन है, आज का अभी तक का बेहतरीन पॉइंट है ये, अभी तक का बेहतरीन पॉइंट है ये। ठीक है जी, समझ गए हो ना? वर्किंग नोट यहाँ पे बनाता ही नहीं हूं, छोड़ो, रुक जाएगा वो। क्लियर 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 क्लियर, ऑल क्लियर। चलो भैया, बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा है मेरे को तो। अच्छा, अब लक्ष्य हमको वापस करने आ गया गुड्स। लक्ष्य कह रहा है भाई 2,000 का माल तेरा खराब निकला है, कहाँ है लक्ष्य? ये आ गया लक्ष्य। एक सेकेंड, लक्ष्य भाई कितने हो तुसी? ये रहा, देखो हमने लक्ष्य को माल बेचा था 20,000 का, 10% टीडी पर। वो 2,000 का माल हमारे पास ले आया। तो 2,000 का लिस्ट प्राइस था, सेम काम। जब हमने वापस किया तो डिस्काउंट काट के किया, जब वो हमें वापस करेगा तो भी हम टीडी काट कर देंगे, यानी 200 रुपया। तो ये कितना हो गया भैया? 1,800। कितना हो गया? 1,800 रुपया। माल बेचने की एंट्री क्या थी बेटा? लक्ष्य टू सेल्स। वापसी करने की उल्टी, सेल्स टू लक्ष्य। लेकिन सेल्स के आगे क्या लगा देंगे? बिल्कुल ठीक, रिटर्न लगा देंगे। तो एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू लक्ष्य। लक्ष्य मेरा असेट था, कम हो जाएगा भाई। मुझे उससे कितने पैसे लेने थे? 18,000 ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद। अब वो 1,800 का माल वापसी दे गया, और मेरा लक्ष्य जो रह गया वो 16,200 का रह गया, जो भी है। ठीक है ना? तो यहां पर अमाउंट आ गया 1,800। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पेड रेंट, अब मैं सिर्फ रेंट नहीं बता रहा हूं, एनी एक्सपेंस। आप कोई भी खर्चा पे करोगे, कोई भी खर्चा पे करोगे। खर्चे कौन से प्रकार के होते हैं? खर्चे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे असेट खरीदना, लाइबिलिटी पे ऑफ करना, असेट मतलब नॉन करंट। एक होता है ऑपरेशनल खर्चे करना, डेली यूज में जो होने वाले जो हमारे खर्चे होते हैं, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, बिजली का बिल, वाईफाई का बिल, फोन का बिल, कैरियज, कार्टेज, वेजेस, फ्यूल, पावर, मतलब बहुत सारे खर्चे होते हैं, टोल टैक्स वगैरह जो हो गया, तो पोस्टेज, स्टेशनरी, एक्सवाइजेड। तो पेड रेंट, रेंट पे किया है, तो रेंट हमारा खर्चा होता है। तो रेंट खर्चा है, खर्चा हो गया तो डेबिट 2,000, और गल्ले में से कैश जाएगा तो कैश। तो कोई भी खर्चे की एंट्री खर्चा टू कैश होती है। अब खर्चा देखो बदलता रहेगा, एंट्री होती रहेगी, इसमें तो कोई दो राहे नहीं है। 12 एंट्रियां हो गई, मस्त से 12 एंट्रियां हो गई हैं। सही है जी, आगे बढ़ रहे हैं फटाफट से, नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं बेटा। अब आती है पेड सैलरी की बात। पेड सैलरी है, लेकिन सिर्फ सैलरी नहीं दी, अभी तक रेंट दिया था। सैलरी के आगे लिखा है 1/10 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। देखो आपने मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ रखा है, वो ये कहता है कि
आपने जो भी खर्चा फ्यूचर के ईयर के लिए कर दिया तो वो इस साल काउंट नहीं होगा, लेकिन पेमेंट तो इस साल आ गई। तो पहले तो मतलब पेमेंट तो इस साल हमने पूरी पे कर दी ना, मेरी जेब से तो कैश चला गया ना। तो पहले तो एंट्री वही करो जो भी आपने सीखी है, दैट इज सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी। कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो कंपाउंड एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, समझने के लिए मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं और मैं हमेशा कहता भी रहूंगा, 12th तक के बच्चों को मैं कहता हूं कि जब भी अलग अलग एंट्री की जाती है ना तो ज्यादा जल्दी समझ में आता है बच्चों को, और वो एक अच्छा पाथ भी होता है समझने के लिए कि मैंने सैलरी पे की, ठीक है, लेकिन इसमें से 1/10 मतलब 2,000 रुपए इस साल के नहीं है, अगले साल के। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है बेटा? प्रीपेड। तो अब आपने ये 4 शब्द सुने होंगे बेटा, एक होगा प्रीपेड, एक होगा आउटस्टैंडिंग, एक होगा एक्रूड, एक होगा एडवांस। तो इन चारों एंट्रियों को याद करना पड़ेगा, धीरे धीरे मैच्योरिटी में सीखोगे। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस की जो एंट्री होती है वो ये होती है, इसके बाद एक और एंट्री होगी, ये पहली एंट्री आएगी, दूसरी आएगी, इसी की 2 एंट्री करनी होगी, ठीक है ना। ये होगी बेटा प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी मेरा असेट होता है, फिक्टिशियस असेट काइंड ऑफ, 2002 सैलरी, ये मेरी एंट्री है। प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, क्योंकि हमने अभी सैलरी कितनी दिखा रखी है? 20,000, जबकि वो इस साल की सैलरी है ही नहीं। हमारे इस साल की सैलरी सिर्फ 18,000 है, 2,000 अगले साल की है। तो 2,000 को मैंने क्रेडिट कर दिया क्योंकि वो हमारे इस साल की सैलरी नहीं है। डेबिट का दुश्मन होता है क्रेडिट। तो अगर हमने 2,000 फालतू डेबिट कर रखा है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा ठीक करने के लिए। तो यानी एक एडजस्टमेंट एंट्री, इसको क्या किया हमने? एडजस्ट किया। हमने अगर सिर्फ ये एंट्री की तो मेरी सैलरी, मेरा खर्चा 2,000 रुपए फालतू दिख रहा है। कैश मेरा 20,000 ही गया है, गॉट इट, लेकिन मेरा खर्चा 2,000 फालतू गया है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? उसको एडजस्ट करेंगे। सर ये तो मजा नहीं आ रहा। अब देखो, कुछ बच्चों को इसमें बहुत मजा आ गया होगा, कुछ बच्चे कहते नहीं ऐसे करो, कह रहे सर आपकी सैलरी कितनी गई है? आपकी सैलरी कितनी गई है? मैंने कहा भाई इस साल की तो 18,000 और 2,000 अगले साल की है, तो ये आपका असेट है। तो प्रीपेड सैलरी डेबिट कर दो 2,000 से, असेट बढ़ता है तो डेबिट। और आपकी जेब से कैश कितना गया है बेटा? 20,000 रुपए, तो सर उसको क्रेडिट कर दो। तो यस, आप इसकी एक कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हो। किसी को ये ज्यादा समझ में आती है, किसी को ये ज्यादा समझ में आती है, अपना अपना हिसाब रख लो, ठीक है ना। तो हमारे इस साल का खर्चा कितना है? 18,000, तो खर्चा डेबिट होता है। प्रीपेड अगले साल का 20 साल दे दिया तो असेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, जेब से गया 20,000। यहां भी मैंने वही किया है, इस सैलरी को एडजस्ट किया है। ऐसे ही 30,000 आपको कमीशन मिली है, जिसमें से 1/3 अगले साल से रिलेटेड है, तो एडवांस में मिल गई। तो भैया देखो पैसा तो मिला है, तो ये होता है देखो कैश अकाउंट डेबिट 30,000 पूरा मिला, टू कमीशन, मान के चलो पूरी कमीशन मिल गई। अब ये इनकम मिलने की एंट्री होती है बेटा। अब खर्चा पे करने की एंट्री खर्चा टू कैश, इनकम मिलने की एंट्री कैश टू इनकम। याद रखेंगे, याद क्या करेंगे? खुद ही बता दिया ना, देखो याद नहीं करना। कैश बढ़ेगा तो डेबिट होता है, इनकम यानी रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, ये एंट्री है। लेकिन अब इसमें से 1/3 यानी 10,000 का तो अगले साल का है, तो अगर अगले साल का है तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस की एंट्री होती है कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये एडवांस मेरी लाइबिलिटी होती है, इसलिए क्रेडिट हो गया 10,000 रुपया, इसलिए ये क्रेडिट हो गया है 10,000 रुपया। बात समझ में आ गई है? अब मेरी बात और गौर से सुनो। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, इसको कंपाउंड भी किया जा सकता है। फिर वही बात, सर आपका कैश कितना बढ़ा? हाँ भाई गल्ले में तो मेरे कितने आए हैं? 30,000। लेकिन सर आपकी इनकम कितनी है? भाई मेरी इनकम अभी फिलहाल तो सिर्फ 20,000 है। 10,000 क्या है सर? भाई वो तो एडवांस में दे गया वो, तो वो लाइबिलिटी है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कंपाउंड एंट्री भी हो सकती है। सही है बेटा? ये 14 एंट्रियां समझ में आ गई हैं, तो हर्ट देना शुरू कर दो, सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है जी, आगे तो बढ़ी रहे हैं, बढ़ी रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अब देखते हैं आगे। विड्रॉ, देखो कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन आ जाएंगे अब, अगर आपने पढ़ी थी। कह रहे हैं विड्रॉ गुड्स फॉर 3,000 फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए आपने गुड्स विड्रॉ कर लिए।
अब इसके अंदर एक चीज आती है जो मुझे अब रियलाइज हो गया, मुझे लिखनी चाहिए थी, वो है विड्रॉ गुड्स कॉस्टिंग 3,000, सेलिंग प्राइस 4,000 फॉर पर्सनल यूज। तो अपने हिसाब से चाहे आप चैरिटी कर लो, चाहे आप गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल कर लो, चाहे गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज कर लो, या गुड्स यूज टू मेक ऑफिस असेट कर लो, ये 4 एंट्रियां बता रखी हैं, देखो वहां पे कॉस्ट प्राइस आता है। अच्छा, माल में आग लग जाएगी तो भी कॉस्ट प्राइस ही लेंगे, सेलिंग प्राइस नहीं लेंगे। विड्रॉन गुड्स 3,000 फॉर पर्सनल यूज, तो बेटा पहली बात तो ये ड्रॉइंग है, ड्रॉइंग हमारा खर्चा होता है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ये क्या हो गया बेटा, हमारी ड्रॉइंग हो गई, ड्रॉइंग बढ़ता है तो डेबिट। और अगर कैश विड्रॉ करता, बिजनेस से पैसा निकालता तो मेरा कैश कम हो जाता, पैसा नहीं निकाला, माल निकाला है। अब मेरी बात कान खोल के सुनो, जनरल लेक्चर में मैंने बात 100% बोली होगी कि अगर हमने माल खरीदा तो उसको डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट को, लेकिन माल बिका नहीं, अच्छा बेचते हो तो क्या लिखते हो, सेल। लेकिन हमने माल खरीदा लेकिन वो बिका नहीं, या तो आग लग गई, मैं घर ले गया, ऑफिस का सेट बना दिया, चैरिटी कर दी, फ्री सैंपल बांट दिया, तब उसको सेल नहीं कहते, क्योंकि माल जा रहा है लेकिन उसके एवज में कभी पैसे नहीं आएंगे। तो उसको परचेज को ही हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। स्टॉक को कम करने के लिए परचेज को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, क्योंकि गोदाम से माल तो जा रहा है लेकिन पैसे नहीं आएंगे, सेल नहीं हो रही है वो। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 3,000, ठीक है। एड फ्री सैंपल बांट दिए तो फ्री सैंपल टू परचेज, समझ रहे हो। चैरिटी कर दी, चैरिटी टू परचेज, चैरिटी कैश में कर दी, चैरिटी टू कैश, चेक दे दिया, चैरिटी टू बैंक, समझ पा रहे हो, ये एंट्री। सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी, अरे तो क्या हो गया भाई, मेरे लिए तो नहीं है ना, मैं गाड़ी खरीद के लाऊंगा सेकेंड हैंड, मंदिर तो तब भी लेके जाऊंगा, मिठाई तो तब भी बांटूंगा। सेकेंड हैंड मशीनरी से क्या हुआ, एंट्री वही रहेगी, मशीन खरीदने की एंट्री वही जो स्टार्टिंग में की थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकेंड हैंड वर्ड लिखने की कोई नीड नहीं होती है, ये भी एक गलती करता है बच्चा, ठीक है जी। लेकिन ये वाली एंट्री मैंने इस एंट्री को सिखाने के लिए नहीं कराई, मैंने अगली एंट्री सिखाने को कराई है। देखो, जब हम मशीन खरीदते हैं तो असेट बढ़ गया डेबिट, असेट कम हो गया तो क्रेडिट। लेकिन 700 रुपए मैंने खर्च किए ओवरहॉलिंग, ओवरहॉलिंग का मतलब होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। जो मैंने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी उसके अंदर कुछ पार्ट खराब थे, मैंने ठीक ठाक कराए, मरम्मत कराई, सर्विसिंग कराई, ग्रीस ऑयल कराया, कि ताकि वो नई जैसी थोड़ी सी बन जाए और मेरे योग्य बन जाए। तो उसी मशीनरी के ऊपर आपने खर्चा किया यूज करने से पहले, तो एंट्री रिपेयर टू कैश नहीं होगी, ये कैपिटल ट्रांजैक्शन है, एंट्री मशीनरी टू कैश ही होगी, एंट्री मशीनरी टू कैश ही होगी। हम 5 मिनट इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं ताकि ये वाला कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ जाए, ठीक है जी। जैसे एक एंट्री और है, इसके बाद बात करते हैं, इसी जैसी है। 8,000 आपने पे किया साइकिल शेड, बिल्डिंग तो आपने खरीद रखी है, प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग है आपके पास, आपने कहा कि भैया हमारे एम्प्लॉइज आते हैं, उनकी जो आती है ना लेबर आती है फैक्ट्री में, उनकी साइकिल के लिए शेड बना लेते हैं क्योंकि खराब हो जाती है, ऊपर से पिजन्स बीट करके चली जाती है या धूप से उनकी साइकिलें खराब हो रही हैं। तो आपने कहा चलो ऐसा करें साइकिल का एक शेड बना देते हैं इनके लिए। तो साइकिल का शेड बनाना इस कंस्ट्रक्शन, और वो आपकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा रहा है, वो खर्चा नहीं है, वो कैपिटल खर्चा है। तो इससे भी मेरी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी। तो एंट्री साइकिल शेड ना करके या खर्चा वर्चा ना करके बिल्डिंग टू कैश करोगे, ये ध्यान रखना। इन सारी ट्रांजेक्शन्स को बोलते हो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये तीनों ट्रांजेक्शन, मशीनरी खरीदना और उसको ओवरहॉलिंग कराना और ये। अब सुनो कहानी क्या है कि आज मैं एक बिल्डिंग खरीदता हूं, छोड़ दो इन सारी ट्रांजेक्शन को। आज मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, एंट्री क्या हो गई, बिल्डिंग टू कैश। मैंने उसको अपने नाम कराने के लिए 2 लाख रुपए खर्च दिए, होता है ना लिखा पढ़ी कराने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, आपको बहुत सारे कागज लगते हैं, वकील लगता है, तो इसमें मेरे 2 लाख रुपए खर्च हो गए, तो भी एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग टू कैश। मैं बिल्डिंग में घुसा, मैंने कहा नहीं यार इसका ना मुझे रंग पसंद नहीं आ रहा, और ये वाली दीवार तोड़ के हॉल बना लेते हैं, किचन के अंदर इटालियन मार्बल लगा लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो हमने एंट्री क्या की, भाई मैंने 3 लाख रुपए एक मैंने इंटीरियर डिजाइनर को दी, मैंने कहा भाई मस्ता बना दे इसको। तो फिर एंट्री क्या हुई बेटा हमारी, बिल्डिंग टू कैश। सही है जी। मैं अंदर गृह प्रवेश किया, ऑफिस यूज हो रहा है प्रॉपर, 6 महीने बाद कोने में सीलन आ गई, सीलन को मैंने रिपेयर कराया, छोटा सा रिपेयर था, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 2000, 10,000, 20,000, जितना का भी फर्क नहीं पड़ता। 6 महीने बाद आया, तो वो क्या है, रिपेयर टू कैश।
जब मैं कोई एसेट एक्वायर करूंगा तो एसेट एक्वायर करते वक्त जो भी खर्चे होंगे वो मेरे कैपिटल खर्चे होंगे। मैंने एसी खरीदा, मशीनरी टू कैश। उसके बाद स्टेबलाइजर खरीदा, मशीनरी टू कैश। शोरूम से एसी मेरे ऑफिस तक आया, रेड़े वाला कैरेज कार्टेज ले गया, तो भी मशीनरी टू कैश। फिर इंस्टॉलेशन करने आया बंदा, कहता भैया 500 रुपये लूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा। मैंने कहा ठीक है ले जा 500 रुपया। तो भी भाई मैं टेबल पे रख के थोड़ा चला पाऊंगा एसी, तो मुझे उसको लगवाने के लिए भी खर्चा करना पड़ेगा। जब तक वो स्टार्ट नहीं होती तब तक वो खर्चा मुझे करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं कैपिटल ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल ट्रांजेक्शन। तो ये सारी कैपिटल ट्रांजेक्शन थी। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल आपने लगाई थी। अच्छा इंटरेस्ट, सर कैपिटल तो बड़ी फ्लक्चुएट हो रही है आपकी, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी मुनाफा कभी घाटा है, तो बहुत चेंज हो रही है। नहीं, हमेशा ब्याज जो लगेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो लगेगा ओपनिंग कैपिटल पर। ऑलवेज ऑन ओपनिंग कैपिटल, ये हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही लगेगा। ये हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही लगेगा, ठीक है ना। तो 13 लाख, फोन आ रहा है भाई, 2 मिनट रुक जाओ। किसका फोन है भाई ये? ओह मम्मी का फोन है, 2 मिनट मम्मी, बाद में करते हैं। 13 लाख का 5%, 13 लाख का 5% हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ये आ गया 13 लाख। ओहो 13 लाख, ये तो ज्यादा हो गया। नहीं ठीक है, 13 लाख का 5%, परसेंट कहाँ गया? ये रहा जी, 65,000 रुपये हमारा ब्याज जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बिजनेस का खर्चा होता है जो हमें मालिक को देना होता है, और मालिक की कैपिटल बढ़ जाती है तो क्रेडिट हो जाती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा है तो डेबिट। कैश नहीं देना होता, बस उसकी कैपिटल बढ़ा दो, मालिक की कैपिटल बढ़ा दो, तो वो क्या हो जाता है? कैपिटल यानी लायबिलिटी बढ़ गई। तो ये कितना आ गया भैया? 65 था। सही है जी। ऐसी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये याद रखेंगे। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है जी। लोन लिया एसबीआई से 1 लाख का, 9% पर एनम ब्याज पर। अरे अभी तो लोन लिया है, अभी ब्याज की बात कैसे होगी? ब्याज तो अगले महीने या अगले साल से स्टार्ट होगा, अभी थोड़ा ना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तो हमने लोन लिया है, लोन लिया है तो बैंक बैलेंस में ही आएगा। जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक में ही पैसे देगा भाई, कैश नगद नहीं आता, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम एसबीआई, सिर्फ एसबीआई मत लिख देना, लोन फ्रॉम एसबीआई पूरा नाम लिखना पड़ेगा। 1 लाख रुपए का आपने लोन लिया है तो आपका बैंक बैलेंस 1 लाख रुपए से बढ़ जाएगा। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? तो हमारी आधी ट्रांजैक्शन हो गई है, ठीक है। अब देखो हमने लगभग 1 घंटा पढ़ाई कर ली है, आधी ट्रांजैक्शन हो गई है। पिछला लेक्चर बना था 2.25 घंटे का, और मुझे लगता है 1.5 घंटे के आसपास का ये भी बनेगा। तो अगर मैं वो वाला रिपीट करता तो पहले मुझे 2 घंटे के आसपास वो पढ़ाना पड़ता और फिर ये, तो 3-3.5 घंटे बैठता। तो मैंने अपनी एनर्जी वेस्ट ना करके पीपीटी पे ध्यान लगाया, पीपीटी अच्छी बनाई कि ताकि हर एक एंट्री कवर हो जाए। तो ये मैं कह रहा हूं, मैं आने वाले हर एक चैप्टर के लिए ऐसा करूंगा अगर तुम साथ दे रहे हो तो। और पिछले लेक्चर में जहां मैंने अपडेट दिया था, बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे क्या, एक ही बच्चा ऐसा था कि नहीं दोबारा पढ़ाओ, बाकी सारे के सारे बच्चे कह रहे थे नहीं सर बहुत बढ़िया डिसीजन है, और तुम्हारे सीनियर्स ने भी वहां फीडबैक वैसे दे ही दिया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, रिसीव चेक 16,000 रुपए का फुल सेटलमेंट। कौन है ये? लक्ष्य। आओ स्टोरी में पीछे चलते हैं, फ्लैशबैक। कहां गया लक्ष्य भाई? ये देखो, ये रहा लक्ष्य। 18,000 रुपए का हमने इसको माल बेचा था, और अगर स्टोरी लाइन याद हो आपको तो हमने 1800 का माल वापस भी ले लिया था। तो अब मुझे लक्ष्य सिर्फ 16,200 रुपए लेने हैं, सिर्फ 16,200 रुपए लेने हैं लक्ष्य से, समझ रहे हो? तो वो मुझे कितने दे रहा है? 16,000। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या हो गया? डिस्काउंट। फुल सेटलमेंट का मतलब हो गया 200 रुपए मैंने डिस्काउंट अलाउ किया है लक्ष्य को, ठीक है जी, 200 रुपए। अब देखो सबसे पहली बात तो ये जो लक्ष्य है, लक्ष्य जो है वो मेरा एक असेट था, वो कम हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा 16,200 रुपए, ठीक है जी। मैंने उसको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउ किया, ये मेरा एक्सपेंस है, बढ़ गया, डेबिट हो गया 200 रुपए का। अब उसने मुझे चेक दिया, अब देखो इस चेक का हुआ क्या। लक्ष्य का चेक बाद में जमा कराया, मान लेते हैं, मान लो तुमको समझाने के लिए, मान लो
10 जुलाई को ये चेक मिला और 12 जुलाई को जाकर जमा कराया। अरे किसने कहा है कि सेम डे जाकर जमा कराना पड़ता है? एक चेक की वैलिडिटी डेट लिखने के बाद 3 महीने की होती है। 3 महीने बाद एक्सपायर होगा। 3 महीने में कभी भी चले जाओ खाते में जमा कराने। तो मैंने एक दिन बाद गया, क्या पता शाम को दिया उसने मुझे, शाम को थोड़ा बैंक खुले होते हैं। तो लक्ष्य ने जब मुझे चेक दिया तो तुम मुझे बताओ, अच्छा ये वाली एंट्री भी मैं अकाउंटिंग क्वेश्चन में करा रखा है। अब मुझे बताओ, क्या मेरा कैश बढ़ा? नहीं। क्या मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया चेक मिलने से? नहीं। अभी तो मेरे पास एक कागज का टुकड़ा है जिसको बोलते हैं चेक, वो मुझे अपनी जेब में लेके घूमना पड़ेगा 2 दिन 3 दिन, जब तक मैं जमा नहीं करा रहा। तो उसको एक टेम्परेरी असेट बोलते हैं, जब तक आप जमा नहीं कराओगे उसको बोलते हैं चेक इन हैंड। क्या बोलते हैं? चेक इन हैंड। चेक इन हैंड, बात समझ में आ गई? चेक इन हैंड मेरा एक असेट होता है जो जब तक मैं जमा नहीं कराऊंगा तब तक मेरे पास रहेगा 16,000। तो अब यहां 2 चीजें मेरी डेबिट हो रही हैं, एक मेरी क्रेडिट हो रही है। तो पहला अमाउंट क्या आ गया? चेक इन हैंड। चेक इन हैंड, ये मेरा पहला अमाउंट आ गया। चेक इन हैंड डेबिट कितना भैया? हमारा 16,000। फिर मैंने उसको डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 200 रुपया। अब लक्ष्य का मामला रफा दफा हो गया, लक्ष्य मामला रफा दफा हो गया। कितना आ गया भैया? 16,200। उसकी लाइबिलिटी पूरी की पूरी मैंने खत्म कर दी, मतलब उसके मतलब मेरा एक असेट जो था 16,200 का, लक्ष्य को मैंने जीरो कर दिया। तो मतलब जब भी चेक रिसीव होगा, क्वेश्चन एक बार ही पढ़ लेना कि क्या क्या रहा है आगे। फिर कह रहे हैं लक्ष्य का चेक आपने बैंक में जमा करा दिया, ठीक है, अब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। अब मैं जैसे ही जमा करके आऊंगा मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। एक्चुअली में बैंक बैलेंस उस समय नहीं बढ़ता, 3 दिन बाद बढ़ता है। लेकिन ऐसा अकाउंट्स का रूल है कि आप जब चेक जमा करके आ जाओ तो आप मान लो कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया। सर बाउंस हो गया तो वो तो 3 दिन बाद पता चलेगा ना। चेक डालती तो पता नहीं चलता बाउंस हो रहा है, ऐसा तो ना टप्पा खा गया तो वो बाउंस हो गया, नहीं, ठीक है ना। तो पहले जमा कराना पड़ेगा, वो क्लियरिंग में जाएगा, वो आरबीआई तक पहुंचेगा, आरबीआई चेक करके बताएगा भाई चेक क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, बैंक से पूछकर। आपका आईडीबीआई बैंक था, उसका आईसीआईसीआई था, तो आपस में कोऑर्डिनेट होगा, खाते में पैसा है या नहीं है, ओवर रेटिंग तो नहीं हो रखी, साइन मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, समझ रहे हो। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, चेक क्लियर होना है या नहीं होना। लेकिन आप तो आज ही मान लोगे कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, आपके पास 16,000 रुपए आई गए समझो। टू, जो आपके तकिए के नीचे जो आप अपने वॉलेट में चेक लेकर घूम रहे थे, वो बस आपको वहां पर जमा करना पड़ेगा। तो आपका ये वाला सेट खत्म हो गया और एक नया सेट पैदा हो गया जब आप जमा करके आओ। फिर आपको पता चला कुछ समय बाद जाकर, 2 दिन बाद जाकर, यहां लिखा भी हुआ है, मान लो 15 जुलाई को आपके पास मैसेज आता है, कहते हैं भैया चेक तो बाउंस हो गया। मैंने कहा ऐसे? तो मैंने लक्ष्य को फोन किया, मैंने कहा भाई तेरा चेक बाउंस हो गया। आप मुझे बात बताओ, इधर आओ। मैंने इसको डिस्काउंट क्यों दिया? क्योंकि मुझे पैसे दे रहा था, टाइमली पेमेंट दे रहा था। कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब मुझे टाइमली पेमेंट कर रहा हूं। बट भाई इसने तो टाइमली पेमेंट की नहीं, तो चेक ही बाउंस हो गया। तो क्या मैं इसको डिस्काउंट दूं? अब नहीं। तो जब चेक बाउंस होगा तो मुझे डिस्काउंट भी वापस करना पड़ेगा, तो इसकी उल्टी एंट्री कर दो। अब देखो, सबसे पहली बात तो मेरे जो बैंक में पैसे मैंने सोचा था आ गए होंगे, वो आए ही नहीं, 16,000, उसको तो क्रेडिट कर दो। मैंने जो बैंक को डेबिट कर रखा था, मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। भैया आया ही नहीं पैसा। और मैंने जो उसको डिस्काउंट दिया था, जो डिस्काउंट अलाउ किया था, वो भी मुझे वापस लेना पड़ेगा 200 रुपए। और अब दोबारा से लक्ष्य मेरा क्या बन गया? दोबारा से लक्ष्य मेरा एक एसेट बन गया 16,200। अब मैं उससे 16,200 ही लूंगा। और पते की बात बताऊं, कभी कभी क्या होता है, हर बार ही होता है, जब चेक बाउंस होता है तो बैंक आपके खाते से कुछ चार्जेस भी काटेगा, वो भी आप लक्ष्य से लेने के हकदार हो, 100 रुपए जो भी है, 200 रुपए, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो मान लो बैंक ने आपके खाते से 50 रुपए काट लिए एग्जाम्पल के तौर पर, मैं भी समझा देता हूं फिर हटा दूंगा। तो आपकी यहां पर एंट्री होगी 16,050, क्योंकि आपका बैंक कितने से कम हो जाएगा? 16,050। 16,000 जो आपने बढ़ा रखा था फालतू का, वो हुआ ही नहीं, और 50 रुपए बैंक ने और काट लिए। तो मैं लक्ष्य से कितने पैसे लूंगा? 16,250 रुपए ले लूंगा। ठीक है, आप बैंक चार्जेस के नहीं लोगे क्योंकि वो आपका खर्चा नहीं है, वो आप लक्ष्य से ही लोगे। तो ये वाली एंट्री हो जाती है। बाकी आप देख लें, मैं ग्रीन वाला पोर्शन आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मैं हटा रहा हूं, ये ना हो पीपीटी देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाए।
ये तब होता है जब बैंक आपके खाते से कुछ चार्जेस काटेगा, बाउंसिंग चार्जेस होते हैं, उसके खाते से भी कटेंगे आपके, लेकिन आपकी गलती ही नहीं है, गलती तो उसकी है, ठीक है ना। चलो अब मुझे लक्ष्य से दोबारा पूरी स्टोरी बना रखी है, पूरी स्टोरी बना रखी है। लक्ष्य से मैंने अब पैसे लेने हैं जी 16,200, दोबारा से वही वाला वापसी आ गया। लेकिन लक्ष्य को कहता है भैया मेरा दिवालिया निकल गया, इंसॉल्वेंट हो गया हूं मैं, तो सिर्फ 40% ही मैं दे पाऊंगा, सारी जमीन जायदाद बेच के भी 40% मिलेगा, तो ये बैड डेट हो गया। तो अब मुझे कुछ तो पैसा मिलेगा, कैश कितना मिलेगा 40%, तो 16,200 का मुझे सिर्फ कितना रिसीव होगा 40%। देख लेते हैं कितना होता है। ये होता है 6480 इतना पैसा आपको मिलेगा, ठीक है जी। 40% इतना ही हो गया, सही है जी। तो आपको कैश मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट, ये भी आपने स्पेशल एंट्री में पढ़ी होगी 6480। बाकी मेरा क्या हो गया बैड डेट, बाकी मेरा क्या हो गया बैड डेट। ये कभी मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मेरा बैड डेट ही हो गया भाई साहब, पैसा ही डूब गया। 16,200 रुपए लक्ष्य से लेने थे, लेकिन लक्ष्य के सारे जमीन जायदाद बेचकर सिर्फ 40% पैसा ही रिसीव हो पाया है। 9,720 रुपए मेरा बैड डेट हो गया। कोई बात नहीं, बैड डेट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है, लॉस है, लॉस बढ़ता है तो डेबिट होता है, सही है जी, बहुत ही बढ़िया। बैंक चार्जेस, ये अलग बैंक चार्जेस हैं, ये वो वाले नहीं है जो लक्ष्य कटे हैं। बैंक चार्जेस, आपके घर ना बैंक नहीं आएगा पैसे लेने, और बैंक आपके खाते से ही काट लेगा, और बैंक चार्जेस खर्चा है। तो खर्चे की एंट्री क्या बताई थी बेटा, खर्चा अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये कैश नहीं है, आपके बैंक से ही कट जाएंगे पैसे, तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, यानी क्रेडिट हो जाएगा 200 रुपए। एंट्री साथ साथ समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है जी। अगली एंट्री थोड़ी घिनौनी है कह रहे उशांक ने अपने बीवी के जेवर बेच दिए। जब मैं एंट्री लिख रहा था मैंने 3-5 कर रही थी, मतलब सुनो जी सुनो जी सुनो जी सुनो जी खत्म नहीं होती, बीवियों की समझ नहीं आती। खैर हमारी बहुत केयर करती है वो, ठीक है ना। सुनो जी के पीछे भी केयर ही होती है, सुनो जी खाना खा लो, सुनो जी चाय पी लो, सुनो जी चाय ठंडी हो गई। अभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में सुनो जी वाला एरर भी आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे मैंने कहा ला जेवर दे, मंगलसूत्र दे अपना तो मैंने कहा कि भैया बीवी के जेवर बेच दिए मैंने 40,000 रुपए के, और बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस कर दिया। भाई बिजनेस को लेना देना ही नहीं है, पैसा कहां से आ रहा है, पैसा आ गया ना बिजनेस में, कैश बढ़ गया ना बिजनेस का, तो डेबिट हो गया। और क्या बढ़ गई हमारे बिजनेस की, कैपिटल। अब शांग जाने और शिल्पा जाने बिजनेस को लेना देना नहीं है, कैश बढ़ जाएगा और कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कैपिटल भी बढ़ जाएगी। पहली एंट्री हो गई, जैसे सबसे पहले एंट्री की थी हमने, ठीक है ना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसको एडिशनल कैपिटल बोलते हैं, लेकिन लिखते हम कैपिटल ही है, कैपिटल अकाउंट मतलब पूरा ही लिखना है। फिर आता है बेटा पेड 9,000 वाया बैंक ड्राफ्ट टू रूबल। अब ये बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ड्राफ्ट भी एक प्रकार का ट्रांसफर मीडियम होता है, ठीक है ना। जब रूबल को ना हम पे शक होगा कि भैया इसका चेक बाउंस ना हो जाए, तो सिक्योरिटी के लिए वो बोलेगा मुझे बैंक ड्राफ्ट दे दो। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, बैंक जाते हो और बोलते हो बैंक ड्राफ्ट बना दो, और बैंक ड्राफ्ट में क्या होता है आपके पैसे पहले ही कैंसिल हो जाते हैं, फिर रूबल के नाम का एक चेक बन जाएगा, जो रूबल का हमेशा क्लियर ही होगा, उसमें बाउंसिंग का पंगा है ही नहीं, क्योंकि वो आपने पहले ही चेक कर लिया मेरे बैंक ने कि मेरे खाते में पैसे हैं, तो बैंक ही बनाकर देता है बैंक ड्राफ्ट, ठीक है ना। तो मतलब आपके लिए क्या है, आप यूपीआई कर दो, पेटीएम कर दो, आपने ई बैंकिंग से ट्रांसफर कर दिया, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, आपके बैंक से पैसे कटेंगे। लेकिन रूबल को कितने दिए, 9,000, और आगे लिखा फुल सेटलमेंट, तो यानी हमने डिस्काउंट मिला होगा। अब हमको यहां पर डिस्काउंट मिला होगा। देखते कितना देना था रूबल को, आओ भाई रूबल तो बहुत स्टार्टिंग में था, कहां गया, ये रहा रूबल। 9,000 रुपए का माल खरीदा था हमने, लेकिन हमने, मुझे याद है रूबल को वापसी भी किया था 1,800 रुपया, वापसी भी तो किया था 1,800 रुपया, तो 9,000 में से 1,800 वापस कर दो, ये हो गया 7,200। लेकिन ये कितने पे कर रहा है बेटा, ये कितने पे कर रहा है, 9,000 नहीं 7,000 होगा भाई, गलती से हो गया, मेरी जुबान टूट गई, 7,000, ठीक है जी, 7,000 होगा। देने की देखो ना, वो गलती हो गई मेरे से कैलकुलेशन में, 9,000 खुद ही बनाया भाई क्वेश्चन,
1800 रुपए का माल हो गया था वापसी, तो ये आया 7200। तो हमने मान लेते हैं कि इतना दे रहा है बेटा, ये इतना दे रहा है, ठीक है जी, 7200 फुल सेटलमेंट। तो हमने पे किया है किसको? रूबल को। तो रूबल जो है मेरी एक लाइबिलिटी थी, कितने की लाइबिलिटी थी? 7200 की, वो कम हो जाएगी। टू, मैं क्या दे रहा हूं उसको बेटा? बैंक ड्राफ्ट। तो मेरे खाते से पैसे चले जाएंगे बैंक से, कितना? 7000 और 7000, और मुझे डिस्काउंट मिला है, मेरी इनकम होती है। अब तक तो समझ में आ ही गया होगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो रहा है। बहुत ही बढ़िया, ठीक है जी। क्या लिखा है? गुड्स वर्थ रुपये 4500 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फायर हो, थेफ्ट हो, इन ट्रांजिट, लॉस्ट इन ट्रांजिट भी आता है। फायर भी हो सकता है, थेफ्ट भी हो सकता है, या लॉस्ट इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट मतलब हमने मंगवाया था और बीच में ही माल खो गया। आपने देखी होंगी ना ऐसी वीडियोस जहां जहाज ऐसे ऐसे हो रहा है, वो जो बड़े बड़े वो होते हैं हमारे कार्गोज, वो नीचे गिर गए पानी में, समुद्र में गिर जाते हैं। या आपने कभी देखा होगा एक रेड़े वाला ट्रक टेम्पो वाला इतनी तेज तेज चला के जा रहा होता है और पीछे सामान गिरता हुआ जा रहा होता है, तो लॉस्ट इन ट्रांजिट हो जाता है। भाई मैंने तो चंडीगढ़ से माल मंगवाया था, या मैंने चाइना से माल मंगवाया था, या मैंने कन्याकुमारी से माल मंगवाया था 100 किलो, पहुंचा 90 किलो, वो 10 किलो पता नहीं कहां गया, बीच में एक आध बोरी नीचे गिर गई, ऐसा भी हो सकता है। तो लॉस्ट इन ट्रांजिट, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस नहीं कराते हो तो एंट्री क्या होगी? देखो, अगर इंश्योरेंस नहीं कराया, चलो पहले देखते हैं। 4500 का लॉस हुआ, इसको बोलते हैं लॉस ऑफ स्टॉक बाय, अब आपने फायर बोला है तो फायर, मैंने बताया ना, चैरिटी दे दो, ड्राइंग कर लो गुड्स की, जो माल बिकता नहीं है उसको परचेज क्रेडिट करते हैं। स्टॉक कम हो गया ना हमारा, परचेज, परचेज अकाउंट कितना भैया? 45। सिर्फ एक एंट्री होगी अगर गुड इंश्योर्ड है ही नहीं, इंश्योरेंस कंपनी कोई पैसा नहीं दे रही है, यही एक एंट्री होगी। लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे रही है, कितना दे रही है? 3800 रुपए, तो एक और एंट्री होगी। तो ये अच्छा, अब इसकी कंपाउंड नहीं कर पाओगे आप। अब इंश्योरेंस कंपनी आपको 3800 रुपए दे नहीं रही है, वादा किया है, एग्रीज टू पे है। एग्री टू पे का मतलब क्या होता है? वादा किया है। तो यानी मेरा असेट बन गया इंश्योरेंस कंपनी, मुझे इनसे पैसे लेने हैं, मान तो गए हैं ना, बाद में दे देंगे 2 4 5 दिन बाद। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, मुझे इनसे 3800 रुपए लेने हैं। लेकिन मेरा जो लॉस हुआ था, लॉस बाय फायर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर पूरा लिख देना, वो 4500 का हुआ था। तो जो बाकी के 100 रुपए ये मेरा एक्चुअल लॉस है। 4500 गुड्स में आग लगी, चोरी हुआ, लॉस इन ट्रांजिट हो गया। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी लगभग कभी ना, बड़े खराब लोग होते हैं, पूरा पैसा नहीं देते हैं कभी भी, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। ये कहां चला जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। 700 रुपए का आपका नुकसान है। फालतू तो कभी देगा ही नहीं, पूरे भले ही दे दे, ठीक है ना। वैसे जनरली कम ही देता है। तो ये स्टोरी मैंने जर्नल चैप्टर में पढ़ाई थी कि पानीपत की एक फैक्ट्री थी, शायद आपने सुनी भी हो। पानीपत की एक फैक्ट्री थी, मेरे सर ने मुझे बताई थी कि कंबल की फैक्ट्री में आग लगी। इंश्योरेंस कंपनी वाले आके कहते हैं कि भैया ठीक है जी, दिखाओ, मुआयना करने आते हैं कि भैया कितना इंश्योरेंस क्लेम बनता है। तो मालिक पीछे पीछे घूम रहा है, कह रहा देखो साहब जी, ये भी कंबल जल गया, ये भी कंबल जल गया। तो इंश्योरेंस कंपनी वाला कहता है ये देखो जी कंबल जल गया। कहता कहाँ जला? कहता जी डबल बेड का कंबल था, आधा रह गया। कहता आधा रह गया ना, चल सिंगल बेड का बनाकर बेच दियो इसको, तो आधा इंश्योरेंस क्लेम देंगे तेरे को। तो फिर वो कहता अच्छा अच्छा अच्छा, कहता ये देखो भैया, ये तो 3/4 जल गया, 1/4 बचा है। कहता एक चौथाई बचा है ना, बेबी ब्लैंकेट बनाकर बेच दियो। तो मतलब वो तो हर चीज में ना नुक्स निकाल के चलते हैं, और वो ये कहते हैं कि भैया कम से कम इंश्योरेंस क्लेम जाए। तो बेबी ब्लैंकेट बनाकर बेच रहा है, बताओ, छोटा छोटा सा, ठीक है ना। तो कहानी यहाँ पर यह है कि इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा लगभग देती नहीं है। तो 3800 रुपए आपको रिसीव होंगे, हुए भी नहीं है, और ये 700 रुपए आपका लॉस हो गया। बहुत बढ़िया, सही है जी। आगे एंट्री बढ़ती है, कैश एम्बेजल्ड बाय एन एम्प्लॉय। एम्बेजल्ड का मतलब है धोखाधड़ी। हाँ, तो ये काइंड ऑफ कैश थेफ्ट होता है, कैश की चोरी हो जाना होता है कि भैया 2000 रुपए कैश गले से गायब हो गया, मैच नहीं कर रहा, तो किसी एम्प्लॉय ने इधर उधर घुमा लिए हैं, पैसे इधर उधर कर लिए, हो जाता है। जहां पर कैश का काम बहुत ज्यादा होता है ना, तो एम्प्लॉय इधर उधर रख लेते हैं, ठीक है ना, मालिक है नहीं, जेब में डाल लिए कुछ पैसे, ऐसा होता है। तो ये हमारा लॉस है, एक प्रकार का लॉस होता है। तो यहां पर होता है कैश हमारा कम हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है।
हमारे अकॉर्डिंग 20,000 होने चाहिए थे, 18,000 दिख रहे हैं, तो 2,000 कैश कम हो रहा है। और यहां बोलते हैं कैश एम्बेजल्ड, कैश थेफ्ट भी बोल सकते हो, एम्बेजलमेंट भी बोल सकते हो। कैश एम्बेजल्ड अकाउंट कि भैया 2,000 की चेक कैश की हेरा फेरी हुई है। अब ये देखो, ये वर्ड कोई नहीं बताता, ये है थेफ्ट ही बोल लो इसको, तो थेफ्टी, सॉर्ट ऑफ थेफ्ट ही होता है, हेरा फेरी होना। या इसका एक और मायना भी होता है, अगर आप इंटरनेट चेक करोगे तो कहीं कहीं जगह, वैसे ज्यादातर तो यही मिलेगा, कहीं कहीं जगह ये भी लिखा मिलता है कि किसी एम्प्लॉय से कुछ गड़बड़ हो गई, मतलब ऑनेस्ट एम्प्लॉय है लेकिन गड़बड़ हो गई, समझ नहीं आ रही 2,000 कहाँ का। जैसे मेरे ऑफलाइन के अंदर भी कुछ स्टाफ बैठता है जो बच्चों की फीस लेता है। अब वो कहते हैं गिनते वक्त तो हमने भैया पूरे 20,000 लिए थे, आपको दे रहे 19,000 है, समझ नहीं आ रहा ये कहाँ हो गया। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि उससे उसने ले लिए हैं, उसने रख लिए हैं, नहीं, हो सकता है इधर उधर गिर गए हों, कल मिल जाएंगे, परसों मिल जाएंगे, अभी नहीं मिल रहे, क्या पता दिए ही उसने 19 थे, तुमने गिनने में गलती कर दी है, तुमने एंट्री तो 20 की कर दी, आए 19 थे। तो कैश एम्बेजल्ड का मतलब ये भी होता है, ज्यादातर चोरी होता है। रिसीव 3,000 फ्रॉम रघु हु वॉज एज बैड डेट लास्ट ईयर, हु वॉज रिटर्न ऑफ। ये क्या होता है बेटा? रिटर्न ऑफ, ये पिछले साल घोषित हो चुका है बैड डेट, आज माता रानी सपने में आई थी, याद है, तो वो 3,000 रुपए हमको देकर जा रहा है, भाई मना कौन करेगा। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 3,000 टू, रघु नहीं लिखेंगे क्योंकि रघु को तो हम बैड डेट घोषित कर चुके हैं, टू बैड डेट रिकवर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टू बैड डेट रिकवर्ड। ये हमारी इनकम होती है, ये हमारी इनकम होती है। आगे बढ़े बेटा, तो नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। राजीव, ध्यान सुनना भाई, एंट्री राजीव हु वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। भाई रघु को देख के ना राजीव, रघु राजीव, रघु राजीव, ओनली लेजेंड नो हु आर रघु राजीव, ठीक है ना। रघु को देख के राजीव को भी उत्साहित हुआ कि भैया नहीं, जैसे रघु ने पैसे वापस किए, मुझे भी करने चाहिए। हु वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट लास्ट ईयर, नाउ प्रॉमिस टू पे। अरे भाई वादों की एंट्री नहीं होती है, ठीक है जी, यहां वादों की एंट्री नहीं होती है, तो कोई भी एंट्री नहीं होगी, जब पैसे देगा तब बात करेंगे भाई। भाई वादों की कौन सी एंट्री होती है कि वो वादा कर रहा है कि भैया देखो रघु ने वैसे दिया ना, मैं भी तुमको दूंगा, अरे जब देगा तब देख लेंगे। प्रॉमिस टू पे की कोई एंट्री नहीं। रिफ्रेशमेंट फॉर कस्टमर, 400 रुपए रिफ्रेशमेंट के लिए खर्च दिए। भैया कस्टमर आते हैं, जैसे जाते हो ना ज्वेलरी शॉप पे, कॉफी आती है, चाय आती है, नई गाड़ी खरीदने जाओगे ना तो कॉफी भी आएगी, पानी की बोतल भी आएगी, कोक, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ मंगाएंगे, ठीक है जी। या चांदनी चौक में चले जाओ लहंगा लेने एक बारी, ओहो हो, चाट पकौड़ी, भल्ले पापड़ी, टिक्की सब आती है। मैं बता रहा हूँ ना मैं बता रहा हूँ ना, मैंने तो अपनी बहनों की शादी की है, तो सिस्टर की शादी में हम लोग चांदनी चौक थे, तो वहां पर वो लोग सूट वूट ले रही हैं सारी, मतलब मेरी मम्मी मामी, मैं ही लेकर गया था गाड़ी पे, वो सब सूट वूट लहंगे वहंगे ले रही हैं, और मैं यहाँ बैठ के, हाँ जी बाबा जी क्या खाओगे, मैं टिक्की ले आओ जी, टिक्की ले आओ, वो टिक्की आ रही है, कहीं भल्ले पापड़ी आ रही है, तो रिफ्रेशमेंट के लिए खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसको बिजनेस प्रमोशनल एक्सपेंसेस कहते हैं। या कुछ गर्ल्स, मैं बता रहा हूँ, देखो मुझे पूरी नॉलेज रहती है, जब गर्ल्स ब्यूटी पार्लर जाती है और उनका काम थोड़ा सा लंबा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, केराटिन, ये सब, मेरे घर भी औरतें हैं, बीवी हैं, बेटी है, तो जब वो जाते हैं ना तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे का काम होता है कभी कभी, तो जैसे ब्राइडल मेकअप्स होते हैं 2-2 ढाई 3-3 4-4 घंटे के होते हैं, तो वही बंदे उनको कहते हैं चलो सैंडविच ले आओ, कॉफी ले आओ, चाय ले आओ, तो ये बिजनेस रिफ्रेशमेंट होते हैं, तो इसको बोलते हैं बिजनेस प्रमोशनल, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, बिजनेस प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये एंट्री होती है, बिजनेस प्रमोशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओ 400 रुपए बहुत है, स्टारबक्स से थोड़ा मंगाया ठीक है जी। और देखते हैं, गुड गिवन एज फ्री सैंपल। अब देखो मैंने एंट्री नहीं लिखी, अमाउंट नहीं लिखा, मैंने बताया था ना गुड गिवन एज फ्री सैंपल, तो क्या होता है बेटा, फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस, बता रखा है ना, ये एंट्री सिखा दी थी मैंने अभी आपको। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पे किया है। अब इनकम टैक्स पे किया है तो ये ड्रॉइंग होती है। इनकम टैक्स टू कैश, सर खर्चा है तो वही आगे ना, खर्चा टू कैश, नहीं नहीं नहीं, इनकम टैक्स खर्चा तो है लेकिन ये आपका खर्चा नहीं है भाई, इनकम टैक्स तो उशांक का खर्चा है और आप पे कर रहे हो, तो एंट्री हो गई ड्रॉइंग्स टू कैश। कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हो, जनरली इनकम टैक्स
बैंक से ही जाता है, ऑनलाइन ही जाता है, लेकिन अगर आप किसी सीए को दे रहे हो, सीए को कैश पकड़ाया हो, उसने अपने पोर्टल से पे कर दिया, फर्क नहीं पड़ता, सरकार को जमा होना चाहिए बस। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सही है जी, हो गया। आते हैं भैया आखिरी की 5-7 एंट्रीज पर। तो कह रहे हैं अब ये वाली एंट्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। कह रहे हैं गुड्स बेचा है 90,000 रुपए का, लिस्ट प्राइस है 90,000 रुपए की, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट टू वर्षा। अगर वो पूरा अमाउंट पे करती है 10 दिन में, तो अभी उसने पे नहीं किया, कंडीशन लगा दी कि भैया 5% डिस्काउंट तब मिलेगा अगर आप पैसा दोगे तो अभी तो पैसा नहीं दिया। तो हमारा लिस्ट प्राइस कितना है भैया 90,000 माइनस टीडी 10% 9,000 रुपया, कितना हो गया भैया हमारा 81,000, और 5% क्या डिस्काउंट होगा जब वो देगी। अभी नहीं बेचा तो माल बेचा वर्षा को, तो एंट्री होगी वर्षा टू सेल्स। अब तक तो आई होप समझ में आ गया होगा माल बेचने की एंट्री क्या होती है। भाई कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है भाई ये बताओ। मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर हम ये काम करते हैं। अच्छा इसको क्रॉस चेक कैसे करें, अब जाओ क्वेश्चन पे। वन शॉट देख लिया, ये भी समझ लिया, सारी एंट्री देख ली, अब जाओ क्वेश्चन पे। देयर इज मतलब 100 में से कोई एक एंट्री ऐसी आएगी, आप 200 में से कोई एक ऐसी एंट्री आएगी जहां पर आप फंसोगे, अटकोगे, और वो भी आप अगर यहाँ पे कमेंट में बता देते हो तो भी हम आपकी मदद करेंगे। और बताओ, हो सकता है मतलब आई एम ऑल्सो ह्यूमन, मैंने बैठ के लिखा है इसको, हो सकता है कुछ मिस हो गया हो, कुछ रह गया हो। वैसे तो मैं जो रह गया वो साथ साथ ही बात कर रहा हूं, जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस, सारी एंट्रियों में बात साथ साथ। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कवर नहीं था तो मैंने वो बताया आपको, मैं सारी एंट्री कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा जी, तो 10 दिन के अंदर पेमेंट दे देगी तो उसको 5% डिस्काउंट दे देंगे। उसने तो 6 दिन के अंदर ही दे दी, कितना पैसा दे दिया, आधा। क्या उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा? मिलेगा तो कितने पर मिलेगा, 3 तक गिनूंगा, जल्दी बताओ। क्या उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा? 5% मिलेगा तो कितने अमाउंट पर मिलेगा? 1, 2, 3। पड़े चांटा, पड़े चांटा मारूं? देखो 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 देखो, क्वेश्चन नहीं पढ़ते तुम लोग, क्या लिखा है? अगर वो पूरा पैसा देगी तो ही हम उसको 5% डिस्काउंट देंगे, वरना नहीं देंगे। क्या उसने पूरा पैसा दिया? उसने आधा पैसा दिया, तो कोई कैश डिस्काउंट नहीं है। एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू वर्षा, आधा पैसा 40,500, 40,500, 40,500 और 40,500। बात समझ में आ गई? ये कहानी। वर्षा पेड हाफ ऑफ द अमाउंट, अगर वो पूरा पैसा देगी तो उसको 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। पेड 10,000 इंस्टॉलमेंट, 10,000 इंस्टॉलमेंट पे कर दी, वो जो बैंक से लोन लिया था, लेकिन उसमें 1,000 रुपए ब्याज भी है। तो जब भी हम ईएमआई पे करते हैं उसके अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, पहला कंपोनेंट होता है प्रिंसिपल का और दूसरा कंपोनेंट होता है इंटरेस्ट यानी ब्याज का। तो पहली बात तो आपकी जेब से पैसा जाएगा, और जनरली बैंक को जब हम पे करेंगे तो बैंक से ही करेंगे। तो 10,000 आपने पे कर दिया। आपका लोन फ्रॉम एसबीआई, लोन फ्रॉम एसबीआई डेबिट कितने का उतरा? 9,000 का। लोन आपका 9,000 का ही उतरा है। अभी जो 1,000 रुपए आपने दिया है वो इंटरेस्ट है। वो क्या है बेटा? इंटरेस्ट अकाउंट है, जो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट है। सही है जी, सही है जी, क्लियर है, बहुत बढ़िया। फिर एक नेक्स्ट एंट्री आती है, बैंक ने अलाउ किया है इंटरेस्ट आपको, तो आपकी इनकम है, तो इंटरेस्ट सॉरी आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बैंक बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, और इंटरेस्ट आपकी इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है वो आपकी इनकम है, वो क्या हो जाती है? क्रेडिट। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। तो काफी अच्छी अच्छी एंट्रीज हैं यार, किस किस को बोलूंगा, बहुत बढ़िया है। चलो, रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 50,000 फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। ऑर्डर मिला है 50,000 का, ऑर्डर मिला है आपको 50,000 रुपए का फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। अरे ऑर्डर ही तो मिला है, पेमेंट तो आने दो। क्या ये कैश ट्रांजेक्शन है? क्या इसको आप मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अनुसार पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो? फोन में बोला भैया ऑर्डर भेज देना, अरे पहले भेजने तो दो। जब तक मैं सप्लाई नहीं करूंगा तब भी एंट्री क्रिएट नहीं होती, या मुझे कोई पैसा नहीं आएगा तब भी कोई क्रिएट नहीं होती। अब उधार वाली भी तो होती है, अरे अभी तो आया है ना फोन, ऑर्डर आया है,
जब तक मैं उसके गोदाम में माल नहीं पहुंचा दूंगा तब तक सेल नहीं होगी। सेल क्या होता है, आपकी तरफ से पूरा पार्ट खत्म हो जाए। तो भैया इसकी भी कोई एंट्री नहीं होने वाली जब तक मैं माल उसको नहीं पहुंचा दूंगा 2-4 दिन में। अच्छा, एंट्री 40 नहीं है, देख लेना भैया 42 एंट्री है। ठीक है जी, 42 एंट्री है, दो और मतलब ना 40 पे खत्म कर देना एंट्री। और इसके बाद बात भी करनी है यार, मुझे समझाना भी है तुमको भी कुछ। परचेज अ न्यू मशीनरी 20,000 रुपए की, एक नई मशीनरी खरीदी है 20,000 रुपए की, और पुरानी मशीन 12,000 की आपने दे दी। एक्सचेंज, पुराना चूल्हा दे जाओ नया ले जाओ, पुराने गद्दे दे जाओ नए ले जाओ, ये तो सुना होगा तुम लोगों ने, आसपास भी होता तुम्हारे। तो नई मशीनरी खरीदी, तो हमारे पास मशीन आ गई, हमारे ऑफिस में मशीन आ गई, असेट बढ़ता है तो डेबिट। लेकिन हमारी मशीन चली भी गई तो ओल्ड मशीन से रिफ्लेक्ट कर सकते हो, या मशीनरी क्रेडिट भी कर सकते हो। कितना भैया, 12,000। एक आ रही है एक जा रही है। बैलेंस आपने कैश से पे किया है तो बैलेंस कैश से पे कर, या बैलेंस अभी रामू को देना है तो यहाँ रामू आ जाएगा। समझ रहे हो, उधार होगा तो नाम आ जाएगा, वरना कैश पे कर देना। सही है जी, सही है जी, ओके जी, आगे बढ़ते हैं जी। LIC प्रीमियम पे किया है। LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। LIC कंपनी को, LIC कंपनी लाइफ इंश्योरेंस करती है, तो ये तो मालिक की लाइफ की इंश्योरेंस होगी ना, और किसकी लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हो। तो ये भी एक प्रकार की ड्रॉइंग होती है। LIC देना ड्रॉइंग, हम मशीनरी का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, मशीनरी का इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो कि भाई मेरी मशीनरी सिक्योर रहे, मेरे गुड्स सिक्योर रहे, तो होता है इंश्योरेंस टू कैश या बैंक। ये आपने अपनी LIC करा ली, उशांक ने अपनी LIC करा रखी है, और फर्म के कैश से पैसे दे रहा है वो, तो ये तो ड्रॉइंग हुई ना बेटा। तो इनकम टैक्स भी ड्रॉइंग होती है और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी ड्रॉइंग होती है, ठीक है ना। हाँ, मशीनरी के लिए इंश्योरेंस करा रहे हो तो इंश्योरेंस टू कैश। फिर कह रहे वो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे आ गए। देखो भाई कहां तक डिटेलिंग देख रहे हो, लास्ट में क्लाइमैक्स देख रहे हो। क्या कह रहा है, इंश्योरेंस कंपनी से जब पेमेंट लेनी थी आपको, कहां गई, ये रही 3800 रुपए की इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट लेनी थी आपको। कह रहे वो आपको अब दे रहा है, वो आपको अब दे रहा है, तो ले लो भैया, चेक मिला है, चेक ही मिलता है। और आगे कोई कुछ क्वेश्चन नहीं है तो सेम डे पे जमा करा देंगे टू इंश्योरेंस कंपनी 3800। I tried my level best to cover each and every transaction। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी जो हम अभी वर्बली बात करने वाले हैं, जैसे कुछ ऐसी एंट्री होती है जैसे क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है, वो याद ही करनी होती है क्योंकि हमें PNL ट्रेडिंग के बारे में अभी ज्ञान नहीं है, तो वो होती है क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। फिर एक एंट्री आती है ओपनिंग एंट्री, जिसमें साल की शुरुआत में पहली एंट्री होती है। वो कहते हैं भैया अप्रैल फर्स्ट को हमारे पास कैश है इतने का, बैंक है इतने का, हमारे पास डेटर हैं 2-3 लोग, मशीनरी है, प्लांट है, राम को पैसे देने हैं, क्रेडिटर है, SBI का लोन चल रहा है फॉर एग्जांपल। तो हमारी एंट्री क्या होती है, जितने भी असेट होंगे, जैसे कैश डेबिट हो गया, फर्नीचर था आपके पास, फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, लैंड डेबिट हो जाएगा, और मान लेते हैं डेटर थे, राम था डेटर, वो डेबिट हो जाएगा, श्याम था डेटर, वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी, ये आ गया। कैश था आपके पास, कैश डेबिट हो जाएगा, कैश तो हो गया था ना, बैंक बैलेंस हो जाएगा, जैसे बैंक था आपके पास, बैंक वो हो जाएगा डेबिट, ठीक है ना। टू 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 अब सारी लाइबिलिटी आ जाएंगी, जैसे सुरेश हमारा क्रेडिटर मान लो है, टू SBI का लोन है, लोन फ्रॉम SBI, ये हो गया। टू मान लेते हैं कैपिटल बच गई। तो ये होती है बेटा हमारी ओपनिंग एंट्री, सारे के सारे असेट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट। इसकी नरेशन भी होती है बीइंग ओपनिंग एंट्री। सर लेजर में पोस्ट कैसे करेंगे ये सिखाऊंगा आपको मैं लेजर वाले में। तो ये कुछ ओपनिंग एंट्रीज होती हैं। कुछ एडजस्टमेंट एंट्री आपने सीख ली, ठीक है ना। एक एंट्री होती है डेप्रीसिएशन की, सर वो नहीं बताई, तो बहुत बेसिक एंट्रीज है। डेप्रीसिएशन बेटा हमारा खर्चा होता है, और मशीनरी अगर मशीनरी पे लग रहा है तो मशीनरी की वैल्यू हमारी कम हो गई, ठीक है बेटा। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन है जो आपको आनी चाहिए, ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपको आनी चाहिए। अगर हम 2-2.25 घंटे का वो देख लें और ये देख लें, मैं कह रहा हूं तुमको जीवन में कोई हरा ही नहीं पाएगा जर्नल में, ये तुम्हारा वादा हो गया, मेरा वादा हो गया। फिर भी किसी एंट्री में अटको तो यहीं पर ही बात कर लो, एक इसका ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं कमेंट सेक्शन का कि सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं।
जिसको लगता है कि ईयरली एंट्री के बारे में बात होनी चाहिए, आपको नहीं आती, तो आपको आती है तो उसके ऊपर डिस्कशन करने की नीड नहीं है, या आपको लगता है ये कुछ और अच्छी एंट्रीज हैं, इसके ऊपर ही बात होनी चाहिए, तो वो भी आप यहां पर लिख दो। क्या पता मैं वो लेजर चैप्टर में कवर कर दूं, या हम वहीं पर ही आंसर कर लें, कोई और बच्चा जिसको वो एंट्री आती है वो आपको बता दे। तो एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाएगा कॉमेंट सेक्शन में कि जहां पर इधर उधर की बातें नहीं होंगी, जिसने लाइक नहीं किया वो फेल हो जाएगा, मां कसम, तो वो वाले तो कमेंट आएंगे ही आएंगे, सर पिन माई कमेंट, फर्स्ट कमेंट, सेकंड कमेंट, थर्ड कमेंट, ये तो बेसिक होते हैं, पहले 10 कमेंट तो यही होते हैं, उसके बाद फिर अच्छे कमेंट आने स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो हम उन कमेंट की बात करें जिससे पढ़ाई स्टार्ट हो जाए। बाकी आपको पता ही है, हमारा रूल है, रिचुअल है कि क्लास खत्म होने के बाद आपको एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना है नीचे, इवेंट को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगले लेक्चर का वेट करना है ठीक है ना। अगले लेक्चर देखने से पहले लेजर का वो वाला वन शॉट जरूर देख लेना जो प्लेलिस्ट में है, ताकि हम एडवांस लेवल क्वेश्चंस कर पाए। मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर वो वाले तो आपने देखे ही नहीं है हमारे वहां पर, तो लेजर भी किस प्रकार का पूछा जाता है, फिल इन द ब्लैंक वाला लेजर, सिर्फ राम का लेजर डायरेक्ट कैसे बनेगा वो सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो बहुतों बच्चों को आता होगा, जिनको नहीं आता उनके लिए भी। गॉट इट। चलें तो भैया आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।